हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो चलिए दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज के चैप्टर हमारा रहेगा अल्टरनेट रिवीजन में एग्जम्पशन चैप्टर। एग्जम्पशन चैप्टर मैं कह दूँ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जम्पशन का आता है एग्जाम में, जो यहाँ पे 5 मार्क्स का आरसीएम के साथ होता है। और पहला का जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसमें एग्जम्पशन की आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं। देखो, ये एग्जामिनेशन चैप्टर जो है हम चार्ट बेस्ड रिवाइज करेंगे। और चार्ट बेस्ड रिवीजन का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपने अगर मेरा क्लास किया होगा तो डेफिनेटली आपको जो है चार्ट चार्ट तो पता ही है कि हम कैसे डिस्कस करते हैं क्लास में। और ये सारे छोटे छोटे चार्ट्स हमने बनाए हैं, जिसको मैंने कंसोलिडेट करके ये हमारी चार्ट बुक में ली है। लेकिन अगर आपने मेरा क्लास नहीं भी किया हो, तभी ये चार्ट बेस्ड रिवीजन आपको कितनी इफेक्टिव होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको पैरामीटर वाइज याद करना पड़ेगा। और ये पैरामीटर वाइज याद करने के लिए डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव होगा। तो ये चार्ट जो अगर आप एक बार भी रिवीजन देखोगे और पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ जाएगा कि 3 to 4 पेजेस में मैंने सारे इंपॉर्टेंट एंट्रीज एग्जामिनेशन की कवर करने की कोशिश की है। अब देखो, मैंने ये एग्जामिनेशन कैसे इसमें रिवाइज किया है। पहले तो यहाँ पे मैंने सेक्टर वाइज किया है। हेल्थ केयर की जितनी भी एंट्रीज है वो हेल्थ केयर सेक्टर में ले लिया, देन चैरिटेबल की एंट्रीज की उसमें ले लिया, लीगल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि 100 प्लस एग्जामिशन है और 100 प्लस एग्जामिशन आपको याद करना मुश्किल जाता है, तो जो सेक्टर वाइज अरेंज कर लिया, तो सो दैट कि आप इसमें मैक्सिमम एग्जामिशन लर्न कर सको। लेकिन देखो बेटा, आप अगर आप बाकी जो छोटे छोटे एग्जामिशन है जो आपने रीड करके जाने चाहिए पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर वो छोटे छोटे एग्जामिशन में क्वेश्चन आ गया एक आधा मार्क का, तो भी आपको थोड़ी बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो छोटे छोटे एग्जामिशन आखिरी में मैंने कवर कर लिए, उसमें से इंपॉर्टेंट जो है मैं आपका यहाँ पे पढ़ा दूंगा। लेकिन जो मेजर एग्जामिशन है जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने चार्ट बुक में बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। चलो, अब बात आएगी सर, इस बार मई 26 के लिए यहाँ अमेंडमेंट्स कितनी हुई एग्जामिशन में? कुछ नहीं, 2-3 एग्जामिशंस ऐड हुए, और इस बार की ओवरऑल अमेंडमेंट ही 13 पेजेस की है। तो क्या हुआ कि ये जो चार्ट बुक मैं यूज कर रहा हूँ, जो आपके पास अभी एग्जिस्टिंग है, जो अभी रिसेंट बैचेस हुए और आपके पास है, ये चार्ट बुक मैं यहाँ पे कंप्लीटली अपडेटेड अप टू दिस बैच मैं आपका चार्ट बुक यूज कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आई, वो अमेंडमेंट जो आपके मई 26 या सितंबर 26 के लिए अप्लीकेबल है, तो उसकी अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। और वो जो अमेंडमेंट्स मैं इस चार्ट के एंड में कवर कर लूंगा। सुनो, इस चार्ट के एंड में कवर कर लूंगा हमारे अमेंडमेंट बुक से। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहता हूं कि अमेंडमेंट्स अलग से देखना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए विद देयर क्वेश्चंस आंसर। एक एक अमेंडमेंट पे केस स्टडी बनाई है, तो वो तो देख लेना। और ये चार्ट बुक में यहाँ पे मतलब मैं सिंपल वे में कहूंगा कि ये चार्ट बुक प्लस अमेंडमेंट्स, ये दोनों मटेरियल साथ में रखना, ठीक है? तो चलिए शुरू करें हमारी अमेंडमेंट्स। आर यू रेडी? और हाँ, मैं आपको ये बता दूं, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के रिवीजन्स डाल दिए, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, आरसीएम ईसीओ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है, अरे भाई तुमने नहीं किया क्या, रिवीजन कर लो ना बराबर। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का जो पोस्ट लिंक है वो आपने ज्वाइन कर लेना, आपको सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो ठीक है। और हाँ, जितने भी लेक्चर आप देखो, अगर रियली आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और कहना इस बार 80 बार, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यहाँ पे रिवीजन ऑन एग्जामिशन। चलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहला सेक्टर, एंड दैट इज हेल्थ केयर सेक्टर। अब हेल्थ केयर में क्या एग्जामिशन है, बहुत सारे पैरामीटर्स है और इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्जाम के हिसाब से, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो, इंपॉर्टेंट इसमें क्या सीखना है, पहले तो सर्विस हेल्थ केयर पे एग्जामिशन दिया। सेकंड, सप्लायर कौन होने चाहिए, यानी किसने अगर सर्विसेज दी तो एग्जामिशन दिया जाएगा। थर्ड, यहाँ पे व्हाट डू मीन बाय हेल्थ केयर? हेल्थ केयर यानी क्या? हेल्थ केयर में व्हाट इट इंक्लूड्स, व्हाट इट मीन्स इंक्लूड्स बट डज नॉट इंक्लूड्स, एंड देयर आर वेरियस क्लैरिफिकेशंस इन दिस एरिया, वो हमें देखना है। और हेल्थ केयर सेक्टर में एक और एग्जामिशन है एम्बुलेंस रिलेटेड, वो हमें देखना है। तो चलिए, पहले ये बात को समझिए कि हेल्थ केयर सर्विस अगर ये 3 सप्लायर देंगे, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या पैथोलॉजिकल लैब, या सेकंड ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी नॉर्मल डॉक्टर्स जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है और ऑथराइज है, और थर्ड पैरामेडिक्स यानी पैरामेडिक्स में नर्सिंग स्टाफ, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग स्टाफ, लैब फिजियो, लैब असिस्टेंट्स कवर हो जाते हैं। तो अगर आपको ये 3 लोग ही हेल्थ केयर सर्विस देंगे तो एग्जम्प्ट होगा। अब दूसरा एक सवाल आ जाता है कि हेल्थ केयर में क्या होगा। तो हेल्थ केयर में इन्होंने बेसिकली क्या लिया? हेल्थ केयर में इन्होंने डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर,
आई रिपीट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर, ओके, ऑन दिस यहाँ पे इलनेस, इंजुरी यानी दिस डिसीज पे लिया तो हेल्थ केयर माना जाएगा। तो आपको एग्जाम के हिसाब से क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये सर्विसेज इन 5 एक्टिविटीज पे दिया तो ही एग्जामिशन मिलेगा, और वो भी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मिलना चाहिए। तो ये 3 बातें 1, 2 एंड 3, अगर ये तीनों पूरी होती है तो एग्जामिशन मिलेगा। तो फर्स्ट लेते हैं डायग्नोसिस, मतलब कोई हॉस्पिटल या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर ने डायग्नोसिस की फीस चार्ज की, और वो भी डायग्नोसिस किसका, इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मिटी और डिफॉर्मिटी, इसका डायग्नोसिस होगा या इनका ट्रीटमेंट होगा या इनका केयर होगा तो ही एग्जामिशन होगा। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको याद रखना है कि ये डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होगा तो ये एग्जामिशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम देंगे तो एलोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी। ओके, तो ये जो है, ओके, ये रिकॉग्नाइज सिस्टम में होगा तो एग्जामिशन मिलेगा। तो ये थी हेल्थ केयर की डेफिनेशन। दूसरा, इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स, मतलब अगर एम्बुलेंस सर्विस दी जाए तो वो भी एग्जामिशन में आ जाएगी। बट डज नॉट इंक्लूड्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आप स्टार कर सकते हो। अब डज नॉट इंक्लूड्स में क्या आएगा, तो डज नॉट इंक्लूड्स में हेयर ट्रांसप्लांट, सॉरी, डज नॉट इंक्लूड में हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस एंड प्लास्टिक सर्जरी, मतलब अगर कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस देता है या प्लास्टिक सर्जरी देता है तो वो केस में एग्जामिशन नहीं मिलेगा, उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन उसको उन्होंने एक्सेप्शन भी दिया है। अगर आप ये एक्सेप्शन पढ़ते हो तो आपको ये बात समझ में आती है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट या प्लास्टिक सर्जरी अगर फॉर ब्यूटी होगा तो उन्होंने एग्जामिशन नहीं दिया है, टैक्सेबल करवाया है। क्यों? क्योंकि अगर ये हेयर ट्रांसप्लांट आप कुछ डिसीज के लिए करते हो तो उन्होंने एक्सेप्शन डाल के एग्जामिशन दिया है। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप ये हेयर ट्रांसप्लांट या प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर और टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमिक फंक्शंस या फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, डेवलपमेंट अबनॉर्मलिटीज, इंजुरी और ट्रॉमा, तो वो केस में अगर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा तो एग्जामिशन दे दिया जाएगा। बहुत से एनाटॉमिकल फंक्शंस में डिफेक्ट हो जाता है बिकॉज पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, एनाटॉमी फंक्शंस डिफेक्ट आ गया, या बचपन से डिफेक्ट है, या बॉडी में बिकॉज ऑफ कॉन्जेनिटल डिसीज, या फिर इंजुरी, ट्रॉमा की वजह से बचपन से या इन बिटवीन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जिसके वजह से उसको प्लास्टिक सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, तो वो केस में एग्जामिशन दिया जाएगा। ओके, ये हेल्थ केयर सर्विसेज थी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने कवर किया जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो है रेंटिंग ऑफ रूम बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। अब ये रेंटिंग ऑफ रूम बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से आया ये समझ लो। पहले तो वो क्या कहते हैं, केयर, और इन 5 डिसीज पे अगर केयर होता है तो वो सिचुएशन में आपको एग्जामिशन हो गए। लेकिन केयर में बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, उसमें एक आती है हॉस्पिटल में रूम रेंट पे देना, वो भी केयर है, उसको उन्होंने कैपिंग लगाई है, और ये कैपिंग आपको समझना है। रेंटिंग ऑफ रूम बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होगा, ओके, और इफ रूम रेंट इज 5000 और लेस पर डे, मेरी बात सुनना, इफ रूम रेंट इज 5000 और लेस पर डे तो एग्जामिशन मिलेगा। लेकिन आपने हॉस्पिटल में कोई रूम बुक की और वो 5000 से ज्यादा उसका रेंट है, ओके, तो उसको टैक्सेबल है। लेकिन वो अगर आईसीयू, आईसीसीयू या एनआईसीयू होगा तो वो केस में एग्जामिशन आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे एग्जामिशन के लिए कवर किया है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, कुछ सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक, एआरटी या आईवीएफ, आईवीएफ मतलब वो जो है, ओके, यहाँ पे एग्स में स्पर्म डाल के जो आईवीएफ ट्रीटमेंट से बच्चा पैदा होता है, तो वो सिचुएशन में उसको भी यहाँ पे हेल्थ केयर माना गया है और उसको एग्जामिशन दिया गया है। उसका एम्बुलेंस सर्विस, ओके, बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओके, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के की भी अगर कोई एम्बुलेंस सर्विस होगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो उसको भी एग्जामिशन दिया गया है। हाँ, ये वाला सर्विसेज टू और बाय हॉस्पिटल, ये वाला क्लैरिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। अब ये वाला क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, सर्विसेज बाय सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट और टेक्नीशियन टू हॉस्पिटल। अब देखो क्या होगा, ओके, यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन क्यों आया, अगर डॉक्टर हॉस्पिटल को सर्विस देता है तो कुछ डिपार्टमेंट का यह कहना था कि भाई सर्विस तो डायरेक्ट पेशेंट को नहीं है, हॉस्पिटल को दिया है, ठीक है, हेल्थ केयर होगा, लेकिन वो सिचुएशन में एग्जामिशन मिलेगा क्या, तो क्लैरिफिकेशन आया कि एग्जामिशन हेल्थ केयर को है, फिर वो पेशेंट्स को जाए या फिर वो जो है यहाँ पे हॉस्पिटल को जाए। तो यस, अगर यहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल को सर्विस दी तो वो केस में एग्जामिशन होगा।
रिटेंशन ऑफ मनी बाय हॉस्पिटल। अब रिटेंशन ऑफ मनी बाय हॉस्पिटल क्या होता है? समझ लो हॉस्पिटल ने कंसल्टेंट हायर किया, डॉक्टर को हायर किया, डॉक्टर की फीस पे की और वो फीस पे की 100 और पेशेंट को लगाया 150, तो 50 रुपीज जो है रिटेंशन मनी हॉस्पिटल का होगा। तो क्या भी वो भी हेल्थ केयर में माना जाएगा? यस, पेशेंट को जो बिल दिया वो भी हेल्थ केयर में माना जाएगा और उसका भी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। डन 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 डन। उसके बाद में ओके, कैंटीन जो हॉस्पिटल की है, ओके, उसमें क्या एग्जम्पशन का स्टेटस रहेगा? ये भी बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया, कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल एंड सेकंड कैंटीन रन बाय प्राइवेट पर्सन। कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल में तीन बातें उन्होंने की। एडमिटेड पेशेंट होगा तो एग्जम्प्ट है, नॉन एडमिटेड पेशेंट्स को फूड सप्लाई किया तो टैक्सेबल है, और डॉक्टर स्टाफ वगैरह को किया तो टैक्सेबल है। ओके, यानी जो सिर्फ एडमिटेड पेशेंट्स को दिया वही हेल्थ केयर का पार्ट माना जाएगा, वो कंपोजिट सप्लाई ऑफ फूड विथ हेल्थ केयर माना जाएगा और हेल्थ केयर में एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट कैंटीन होगी तो पूरा का पूरा टैक्सेबल किया जाएगा। चलो, तो हमने हेल्थ केयर में ये सीरियल नंबर 74 ऑफ दिस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, और एग्जम्पशन नोटिफिकेशन याद रहे तो मास्टर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12 2017 हमने कंप्लीट किया। इस और एक इसमें एग्जम्पशन दिया है और वो एग्जम्पशन दिया है एम्बुलेंस सर्विस। अब ये सर एम्बुलेंस सर्विस क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एम्बुलेंस सर्विस जो है अदर देन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, बहुत सी बार कोई ट्रस्ट एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है, कोई प्राइवेट पर्सन एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है, तो उसको भी एग्जम्पशन दे दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप नीचे आओगे तो नीचे इन्होंने हेल्थ केयर ऑफ एनिमल बर्ड्स ओके बाय वेटरनरी क्लिनिक, मतलब हेल्थ केयर ह्यूमन का नहीं तो वेटरनरी डॉक्टर को भी इन्होंने हेल्थ केयर सर्विस को एग्जम्पशन दिया है। एंड नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल बाय रिहेबिलिटेशन थेरेपी और काउंसिल एट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब बहुत सी बार ओके रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, काउंसलिंग सर्विसेज, किसी को नार्कोटिक्स की आदत है, अल्कोहल की आदत है, और वो सर्विसेज एट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट सेंटर या चैरिटेबल सेंटर पे अगर किसी यहाँ पे प्रोफेशनल ने दिया तो उसको एग्जम्पशन दिया गया। तो ये जो है टोटल हमने यहाँ पे एग्जम्पशन देखे हेल्थ केयर सेक्टर में। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे चैरिटेबल एग्जम्पशन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर। अब ये सेक्टर में क्या एग्जम्पशन है? एक हम देखेंगे सीरियल नंबर 1 का एग्जम्पशन, ओके, चैरिटेबल एक्टिविटी का, एक एग्जम्पशन देखेंगे रिलीजियस सेरेमनी का, और एक एग्जम्पशन देखेंगे रेंटिंग का। तो ये सेक्टर में 3 एग्जम्पशन है। ओके, एक चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए, दूसरा रिलीजियस सेरेमनी के लिए और तीसरा रेंटिंग के लिए। चलो, सेक्टर एनालाइज हो गया। ख्याल रहे ये जो मैं रिवाइज करूंगा इसमें आता है तो एग्जम्प्ट, अदरवाइज पूरा का पूरा टैक्सेबल। ये अप्रोच से ही आप एग्जम्पशन पढ़ना। चलो, तो वो क्या कहते हैं? अब इन्होंने कहा कि कोई भी एंटिटी जो सेक्शन 12 ए और ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, जिन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन करके रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो पहली कंडीशन आप 12 ए और ए बी में रजिस्टर्ड होने चाहिए, और दूसरा आपने वो चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए सर्विसेज दिया जिसका आपने कंसिडरेशन लिया, तो ही आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। आई रिपीट, आप ओके यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ, 12 ए और ए बी में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एंड इट शुड बी चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन जीएसटी में चैरिटेबल एक्टिविटीज को उन्होंने डिफाइन किया है, और ये जो डिफाइन किया है इसमें से छोटी छोटी एडजस्टमेंट आपको कभी कभी पूछते हैं, तो ये आपको ओके ऐसा पढ़ना है कि अगर आपको छोटी एक आधा एडजस्टमेंट आ गई तो आपको क्लिक होना चाहिए कि इट्स अ चैरिटेबल एक्टिविटी, तो कम से कम 2 या 3 बार आपको पढ़ लेना है। चलिए, अब ये चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या बताओ? पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर एंड काउंसलिंग एंड दूसरा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। तो अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो 12 ए और ए बी में रजिस्टर्ड है, और तो उनकी चैरिटेबल एक्टिविटी में पहला कवर किया है कि भाई केयर एंड काउंसलिंग कर रहे हैं टर्मिनली इल पर्सन, पर्सन विद फिजिकल और मेंटल डिसएबिलिटीज या अफेक्टेड बाय एचआईवी और एड्स, और पर्सन एडिक्टेड विद नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स, और इनको केयर एंड काउंसलिंग कर रहे होगे तो वो जो है चैरिटेबल एक्टिविटी में एग्जम्पशन होगा। या अगर ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, ओके, या प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, तो इसका अगर प्रोग्राम होगा तो वो एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। दूसरा, ये बहुत बार आता है, ये स्टार करना, एडवांसमेंट ऑफ, ओके, एडवांसमेंट मतलब ओके स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, तो रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। इंडिया की कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो 12 ए और ए बी में रजिस्टर्ड है और वो रिलीजियन में एडवांसमेंट कर रही है, स्पिरिचुअलिटी में एडवांसमेंट कर रही है, या योगा में एडवांसमेंट कर रही है, और वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वो केस में यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, सो यहाँ हमने देखा। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एनवायरमेंट इंक्लूड्स, ओके, सॉरी नेक्स्ट, एडवांसमेंट और एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्टार करना, इस पर भी क्वेश्चन आता है।
तो ये एडवांसमेंट वाला तो याद रहेगा, लेकिन ये ना, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ये स्टार करना। ओके, अगर आप स्किल डेवलपमेंट या एजुकेशनल प्रोग्राम अबेंडेंड, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन के लिए ले रहे हो, फिजिकली मेंटली अब्यूज पर्सन के लिए ले रहे हो, प्रिजनर्स के लिए ले रहे हो, और भाई साहब ये तो 2-3 बार पूछ लिया क्या, अगर ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अ पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया, आई रिपीट, रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया में 65 ईयर्स के ज्यादा के लोगों के लिए आप अगर एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ले रहे हो और आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तो आपको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। एंड प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट से रिलेटेड, वाटरशेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से रिलेटेड अगर आपकी कोई एक्टिविटी चल रही होगी तो वो एग्जम्पशन में आ जाएगी, और जो भी आपने मिनिमम चार्जेस लिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो ये तो उन्होंने सीरियल नंबर 1 में यहाँ पे एग्जम्पशंस दिए। तो अब देखो, आपको जो है ये वाला एडवांस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ के जाना है। इसमें एक उन्होंने यहाँ पे सर्कुलर दिया, और सर्कुलर से मैं कुछ कंक्लूजन यहाँ लेना चाहूंगा। क्या? ओके, अगर ओनली हॉस्टल अकोमोडेशन है तो हॉस्टल अकोमोडेशन क्या चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर होगा क्या? अब यहाँ पे आपके सामने चैलेंज आएगा। अगर आपको ये लिस्ट पता है तो ओके, अदरवाइज आप सिंपल एंट्री पूछ ली हॉस्टल अकोमोडेशन, तो एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब वो चैरिटेबल एक्टिविटी में आएगा, और हॉस्टल अकोमोडेशन चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आता है। सुनो, हॉस्टल अकोमोडेशन चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आता है। अगर हॉस्टल अकोमोडेशन चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आता है तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे। लॉजिंग बोर्डिंग अनलेस इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। अब लॉजिंग बोर्डिंग क्या है बेटा, कि बहुत सी बार कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है और उनका हॉस्टल है, यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ओके, एज अ चैरिटेबल एक्टिविटी। तो नेक्स्ट, लेकिन अगर ये कंपोजिट सप्लाई हो गई, व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई मतलब समझ लो स्पिरिचुअली कोई प्रोग्राम रन हो रहा है बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, ईशा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, सदगुरु जी यहाँ पे जो है 10 डेज का रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले रहे हैं, जिसमें लॉजिंग बोर्डिंग एज अ कंपोजिट सप्लाई दे रहे हैं फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, योगा और वॉट एवर इट में भी, तो वो केस में ओके, एज अ कंपोजिट सप्लाई एग्जम्पशन मिल जाएगा। ओके, पर इंडिविजुअल लॉजिंग और बोर्डिंग को यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तीसरा, फिटनेस ऑफ कैंप एंड क्लासेस, कोई फिटनेस कैंप क्लासेस वगैरह ले रही है चैरिटेबल ट्रस्ट तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा सर्क्यूलर है, आपको ट्रिकी क्वेश्चन डाल के कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमने चैरिटेबल एंटिटी का एग्जम्पशन ले लिया। अब नेक्स्ट हम एग्जम्पशन क्या लेंगे? रिलीजियस एक्टिविटीज। सुनना, रिलीजियस एक्टिविटी, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, मतलब बहुत सी बार अगर आपको रिलीजियस सेरेमनी का पैसा आया, सत्यनारायण की पूजा हो गई, या फिर कोई भी पंडित मौला या जो भी आपके रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से ऑथराइज पर्सन रिलीजियस सेरेमनी करता है और उसकी दक्षिणा लेता है या उसके अमाउंट लेता है, डोनेशन लेता है, तो वो केस में एग्जाम्पशन रहेगा। एंड थर्ड वाला मुझे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगता है, थर्ड वाला, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंक्ट्स। क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होती है या रिलीजियस ट्रस्ट होती है, और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसके वजह से यहाँ इनके आजू बाजू इनका पूरा इंफ्रा होता है, जैसे शॉप्स होती है, कम्युनिटी हॉल होता है, मेडिटेशन हॉल होता है, और ये जो प्रिसिंक्ट्स यानी कनेक्टेड एरिया होता है, और ये कनेक्टेड एरिया रेंट पे देते हैं शादी के लिए, मेडिटेशन के लिए, प्रोग्राम के लिए। ओके, यहाँ रेंट पे देते हैं, या कोई रिलीजियस एक्टिविटी के लिए शॉप रेंट पे देते हैं। अब तुमने देखा होगा फूलों का, हारों का, सबका कहना नहीं, उनका शॉप होता है। तो ऐसे केस में जहाँ तक है वो, या रहने के लिए धर्मशालाएं होती है, तो क्या ये एग्जम्पशन जो वो उससे पैसा कमाते हैं, क्या एग्जम्पशन मिलेगा क्या? तो देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मीन फॉर जनरल पब्लिक। पहली बात तो उन्होंने कंडीशन डाली कि वो जनरल पब्लिक के लिए होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एग्जम्पशन देंगे, रेंटिंग का एग्जम्पशन देंगे। पर सेकंड कंडीशन डाली, ओन और मैनेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड एज ए चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12 AAAB, सेक्शन 1023C5, सेक्शन 1023BBA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सारी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के रेंटिंग को एग्जम्पशन नहीं है। अगर रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स का एग्जम्पशन लेना है, मतलब जो भी कनेक्टेड एरिया का रेंट मिल रहा है उसका एग्जम्पशन लेना है, तो आपकी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट ये सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और इनको क्या पूरा एग्जम्पशन ले लिया क्या? नहीं भाई, मानता हूँ कि इंडिया में यह धंधा बहुत चलता है रेंटिंग का, और स्पेशली बाय रिलीजियस ट्रस्ट। ओके, जब कोई बड़ा रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल होता है तो उसके आजू बाजू 10-10 किलोमीटर तक इनका एरिया होता है, ओके, जो ये रेंट पे देते हैं। तो ऐसे, और उसमें बहुत रेवेन्यू मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कैप करके रखा हुआ है। और गवर्नमेंट ने क्या कैप करके रखा है? देखो, एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग केसेस, रेंटिंग एंड एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल, ये ध्यान से पढ़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। पहला, रेंटिंग ऑफ रूम, समझ लो ये कोई धर्मशाला है, ओके, जो ओन बाय या रन बाय चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होगा, तो अगर वहां पे रूम रेंट 1000 या उससे ज्यादा होगा, ध्यान रखना
1000 या उससे ज्यादा पर डे होगा तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा। दूसरा, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया, अगर ये रूम नहीं, हॉल दे रहे, कल्याण मंडपम दे रहे, शादी के लिए दे रहे होगे, तो चार्जेस 10,000 और मोर पर डे होगा तो वो केस में एग्जामिशन नहीं मिलेगा। और तीसरा, शॉप्स वगैरह रेंट पे दिया गया फॉर बिजनेस तो 10,000 और मोर पर मंथ, पहले दो केस में पर डे है, मेरी बात सुनना बेटा, और यहाँ पे पर मंथ है, तो वो केस में आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अब मैंने चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर रिवाइज कर दिया है। चलो, हाँ, अब अगर लीगल सेक्टर पे आते हो, नेक्स्ट सेक्टर में लूंगा लीगल सेक्टर। लीगल सेक्टर में इन्होंने क्या किया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में एग्जाम्पशन दिया। दूसरा, अगर सर्विस एडवोकेट ओके और फर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है अदर देन सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट का एग्जाम्पशन अलग किया इन्होंने, अदर देन सीनियर एडवोकेट, और सीनियर एडवोकेट होगा तो क्या इन्होंने अलग किया। अब ये एग्जाम्पशन को समझ लो, लेकिन ये सर्विस जब आप पढ़ोगे तो आरसीएम के साथ पढ़ना, क्योंकि आज तक जब भी इसके ऊपर सवाल पूछे तो एग्जाम्पशन और आरसीएम को मिला के पूछे हैं। तो आरसीएम में क्या पढ़ा आपने, आरसीएम अगर आपको याद होगा तो आरसीएम में हमने ये पढ़ा था कि सीनियर एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को यहाँ सर्विस देते हैं तो रिवर चार्ज में बिजनेस एंटिटी टैक्स देगी। पर मैंने तब भी ये कहा था सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन। अब ये एग्जाम्पशंस क्या कहते हैं ये देखो, अगर एग्जाम्पशन होगा तो नो फॉरवर्ड चार्ज एंड नो रिवर्स चार्ज। देखो, पहला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है और गवर्नमेंट को दे रहा है, तो पहले तो आपको बता दूं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर किसी भी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे तो वो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट को सर्विस दे तो वो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दे तो वो एग्जम्प्ट है। अच्छा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को दे तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो वो केस में रिवर्स आ जाता है। लेकिन वहां पे भी एग्जम्पशन है, क्या एग्जम्पशन है, ओके, अगर सप्लायर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है और लेने वाला बिजनेस एंटिटी है और ये जो रिसिपिएंट है इसका एग्रीगेट टर्नओवर, मेरी बात सुनना, इसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बिलो थ्रेशोल्ड है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर उतना है जो उसको एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन रखता है, मतलब सिंपल वर्ड में बिलो थ्रेशोल्ड है। अगर बिलो थ्रेशोल्ड होगा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो करंट ईयर में जो भी वो सर्विस लेगा एग्जाम। तो यहाँ ट्रिकी एरिया क्या है, नाउ एग्जाम्पशन का क्राइटेरिया है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है और वो बिलो थ्रेशोल्ड होगा तो एग्जाम्पशन करंट ईयर में मिलेगा, यानी करंट ईयर का टर्नओवर नहीं देखना है आपको, प्रीसीडिंग का लेना है, करंट ईयर में एग्जाम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ओके इनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा, ओके, जो उनको नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो वो केस में टैक्सेबल होगा और वो आरसीएम में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब ये तो था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो प्रॉब्लम में आपको बहुत सी बार दिया जाएगा कि जो रिसिपिएंट है बिजनेस एंटिटी उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख है, 80 लाख है या 10 लाख है, तो ये जरूर देखना, क्यों, क्योंकि रिवर्स चार्ज बताने के पहले, टैक्सेबल बताने के पहले एग्जाम्पशन का ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, उसके बाद में सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, सॉरी, इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा है अदर देन सीनियर एडवोकेट, तो वो केस में एग्जाम्पशन क्या है, तो बिजनेस एंटिटी को तो सेम क्राइटेरिया है, उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेस पर एग्जाम्पशन है, ये एडवोकेट को भी दिया है। नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर एडवोकेट सर्विस देता है तो एग्जम्प्ट है। ओके, नेक्स्ट, अगर वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंटिटी को देता है तो वो एग्जम्प्ट है। अब इसमें एक इन्होंने ऐड किया है और वो क्या, अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अनादर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देता है तो वो केस में भी इन्होंने एग्जाम्पशन दिया हुआ है। क्या बात है, ओके, या मतलब एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को देता है तो एग्जाम्पशन है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एडवोकेट की। सीनियर एडवोकेट को इन्होंने अलग किया, और सीनियर एडवोकेट क्या है, अगर ये लीगल सर्विस देते हैं, ये सारी लीगल सर्विस है बेटा, ओके, एग्जाम्पशन ओनली लीगल सर्विस को दिया गया है। तो लीगल सर्विस का डेफिनेशन क्या है, तो लीगल सर्विस का डेफिनेशन है सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस कंसल्टेंसी असिस्टेंट इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, यहाँ करेक्शन कर लेना, एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन अ मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विस, यानी किसी भी लॉ के तहत अगर एडवाइस कंसल्टेंसी दे रहे हो और आप कोर्ट में रिप्रेजेंटेशनल सर्विस दे रहे हो तो लीगल सर्विस का एग्जाम्पशन आपको मिलेगा। तो ये सर्विस जो एग्जाम्पशन है वो लीगल सर्विस का एग्जाम्पशन है, ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट लीगल सर्विस, और लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट। अब ये सीनियर एडवोकेट जो दे रहा है
पहला क्राइटेरिया तो वो बिजनेस एंटिटी के टर्नओवर के बेस पर है, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर क्या है उसके ऊपर एग्जम्पशन है। ओके, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का सिमिलर जो हमने ऊपर देखा। दूसरा, नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट एंटिटी को दिया तो एग्जम्प्ट है। पर यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर सीनियर एडवोकेट ने अनदर इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विस दिया तो वो टैक्सेबल होगी। ओके, मतलब एक इंडिविजुअल या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट अनदर इंडिविजुअल या फर्म ऑफ एडवोकेट को देगा तो वो एग्जम्प्ट है, पर सीनियर एडवोकेट अनदर एडवोकेट को देगा या फर्म ऑफ एडवोकेट को देगा या इंडिविजुअल एडवोकेट को देगा तो वो केस में यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं, टैक्सेबल होगा। लेकिन मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, क्या? ठीक है, टैक्सेबल हो गया, समझ गया। टैक्स कौन देगा? सीनियर एडवोकेट देगा कि ये जो है जो रिसिपिएंट एडवोकेट है वो देगा। अब देखो यहाँ थोड़ा ट्रिकी एरिया है। सीनियर एडवोकेट अगर आपको सर्विस दे रहा है और आप भी एडवोकेट हो, आप भी एडवोकेट हो पर हो तो बिजनेस एंटिटी ना, बिजनेस एंटिटी इंक्लूड्स प्रोफेशन आल्सो। तो आप तो प्रोफेशन कैरी कर रहे हो तो है तो बिजनेस एंटिटी। तो ऐसे केस में अगर मैं रिवर्स चार्ज लगाऊं तो सीनियर एडवोकेट किसी भी बिजनेस एंटिटी को देगा तो आरसीएम है, आरसीएम है, और ये जो लेने वाला एडवोकेट बिजनेस एंटिटी है ये टैक्स देगा। चलो ये बात क्लियर हुई। फिर आपका एक सवाल आ सकता है, क्या? कि सर फिर तो एक जो पहला वाला बिजनेस एंटिटी वाला एग्जम्पशन है वो भी यहाँ लगना चाहिए। कैसे? क्योंकि अगर हम उसको एडवोकेट को बिजनेस एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं जो है, तो वो केस में अगर लेने वाले एडवोकेट का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिलो थ्रेशोल्ड होगा तो एग्जम्पशन रहेगा, लेकिन थ्रेशोल्ड के ऊपर होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो टैक्स आएगा और उसको रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। तो ये हमने देखा बेटा क्या, लीगल सेक्टर का चार्ट। तो देखो 2-3 बड़े-बड़े सेक्टर हमारे हो गए। ओके, हेल्थ केयर, रिलीजियस और लीगल सेक्टर। डन 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 डन, यस और नो? चलो अब आप नेक्स्ट आ जाओ एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर नो डाउट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें बहुत सारी एंट्रीज मैंने एक सेक्टर में ले ली, जैसे सीरियल नंबर नॉर्मल एग्रीकल्चर, उसके बाद में छोटी 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 बहुत सारी एंट्रीज और उसके क्लैरिफिकेशंस मैंने लिए। अब ये सेक्टर को आप मेरे चार्ट में कैसे रीड करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या किया, जो पहला मेन एग्जामिशन गवर्नमेंट ने सीरियल नंबर 54 में दिया ऑफ दिस नोटिफिकेशन वो मैंने ले लिया। मतलब मैं ये आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मेन एग्जामिशन क्या है ये देख लो। फिर गवर्नमेंट ने छोटे छोटे एग्जामिशंस दिए जो ये मेन एग्जामिशंस में कवर नहीं होते हैं। ओके, पर गवर्नमेंट को लगा कि उस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए अलग से एग्जामिशन देना चाहिए, इसलिए डिफरेंट एंट्री से गवर्नमेंट ने वहां एग्जामिशंस दिए। तो पहले क्या कर लेते हैं, मेन एग्जामिशन को समझ लेते हैं। अब ये मेन एग्जामिशंस क्या कहता है, देखो अगर आप ए टू जी तक ये जो एक्टिविटीज है, सुनो, ए टू जी तक ये जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटी अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड करते हो तो वो एग्जाम्पशन होगा। मतलब ये एक्टिविटी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड करते हो तो एग्जाम्पशन होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले एग्रीकल्चर का मीनिंग समझ लेंगे और फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मीनिंग समझ लेते हैं और फिर कौन सी एक्टिविटी इन्होंने एग्जाम की ये देखेंगे। एग्रीकल्चर में इन्होंने स्पेसिफिकली क्या कवर किया है, डेफिनेशन लर्न करके जाना, स्टार करो, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की भी डेफिनेशन थोड़ी अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, क्योंकि इसके ऊपर रिमार्क लिखने पड़ते हैं आपको। पहला, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल। मतलब इंडिया में अगर आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर रहे हो या रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल, कोई भी ऐसा एनिमल जिसमें लाइफ है और आप पाल रहे हो, ओके, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस में स्टड फॉर्म होता है, ओके, स्टड फॉर्म होता है, हॉर्सेस इन्होंने कवर नहीं किया है। तो वो अगर आप फूड के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए, ओके, रॉ मटेरियल और सिमिलर प्रोडक्ट के लिए कर रहे होगे तो वो केस में एग्जामिशन मिल जाएगा। अब इसमें सवाल क्या होगा, सर मैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर रहा हूँ तो क्या ये एग्रीकल्चर में आ गया? नहीं, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या सिमिलर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो मिलने के लिए तो ये एग्रीकल्चर माना जाएगा। या रेयरिंग ऑफ एनिमल आप कर रहे हो, रेयरिंग ऑफ एनिमल फूड, फाइबर, फ्यूल के लिए कर रहे हो तो वो आपका एग्रीकल्चर माना जाएगा। मतलब समझ लो आप अपने घर के गार्डन बना रहे हो। अब मेरी वाइफ जो है रोज जो है ओके कुंडों में पौधा लगाती है, वो भी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट करती है, पर वो जस्ट यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन है, इट्स नॉट फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, तो वो एग्रीकल्चर में नहीं आएगा। ओके, दूसरा रेयरिंग ऑफ एनिमल, घर पे आप पेट्स पाल रहे हो, डॉग वगैरह, तो क्या वो भी एग्रीकल्चर में आएगा? नहीं, ये आप चीजें कर रहे हो फूड फाइबर के लिए तो आएगा। जैसे पोल्ट्री फार्म, रेयरिंग ऑफ, ओके, यहाँ पे रेयरिंग ऑफ चिकन, और वो पोल्ट्री फार्म है फॉर गेटिंग फूड फाइबर एक्सेट्रा, तो ये आएगा। हनी बीज फार्म,
हनी बीज फार्म इसमें आएगा, काउ फार्म है आपका, और फॉर गेटिंग यहाँ पे फूड, फाइबर, फ्यूल और कोई भी मिल्क वगैरह या डंग ले लो, गोबर वगैरह, तो वो केस में भी आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना जाएगा एक्सेप्ट हॉर्सेस। नाउ दूसरी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको ध्यान रखनी है, और वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जनरली इसका मतलब होता है कि फार्म से निकला हुआ प्रोड्यूस, जो कोई भी प्रोड्यूस जो फार्म से निकला उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहेंगे। आइदर नो प्रोसेसिंग इज डन, जिसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग नहीं की हो, या सच प्रोसेसिंग इज डन यूजुअली डन बाय कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर। यहां आपको कंफ्यूज करते हैं। ओके, वो कहते हैं कि आइदर वो गुड्स का नेचर है कि उसको प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे फार्म से एप्पल निकले, एप्पल पे प्रोसेसिंग करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा। या फार्म से कोई ऐसा प्रोडक्ट निकला जो मार्केट में एज नोन है, तो ठीक है। लेकिन कभी कभी फार्म से जो आपका डायरेक्ट निकालते हो, उसके कुछ यूजुअली ओके फार्मर प्रोड्यूसर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करता है, क्योंकि बिना वो प्रोसेस किए ओके वो मार्केट में नोन नहीं है, मतलब मार्केट में नोन ही नहीं। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन के झाड़ निकाल लिए, पर वो लेके जाओगे तो मार्केट में नोन नहीं है, उसको थ्रेशिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में प्राइमरी मार्केटिंग के लिए वो प्रोसेस जरूरी है, और उसके एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, तो वो केस में वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा प्रोसेस होने के बाद भी। तो चलिए भाई, हमने ये दो डेफिनेशन तो देख ली। अब एग्जम्पशन क्या है? एग्जम्पशन ये है कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एपी, मतलब क्या, इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, ओके, और जो एपी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने के लिए दे रहा है, एग्जांपल कल्टीवेशन सर्विस दे रहा है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, प्लांट प्रोटेक्शन है, सीड टेस्टिंग है, तो ये एग्जम्पशन होगा। दूसरा, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, मतलब जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं विलेज एरिया में और फार्म लेबर सप्लाई करते हैं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो सर्विस देंगे उसको एग्जम्पशन दिया गया। थर्ड, ओके, प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दी गई प्रोसेस एग्रीकल्चर फार्म पे किसी ने सर्विस दी, जैसे टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, बल्क पैकेजिंग एंड एक्सेट्रा, which do not alter the essential character of agriculture produce, तो फार्म पे कोई सर्विसेज दी गई तो उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया, रेंटिंग एंड लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, मतलब समझ लो मैं कोई एग्रो मशीनरी रेंट पे दे रहा हूँ, फार्मर को रेंट पे दे रहा हूँ। रेंटिंग ऑफ लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, ट्रैक्टर है, थ्रेशिंग मशीन है, मैं रेंट पे दे रहा हूँ, तो वो रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी जो है ओके वो एग्जम्प्ट रहेगा। और रेंटिंग और लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू यूज, अब मैं अगर ये वैकेंट लैंड ले रहा हूँ और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दे रहा हूँ, मतलब समझ लो मैं वैकेंट लैंड जो दे रहा हूँ कल्टीवेशन, भाई कोई फार्मर है मेरे लैंड पे कल्टीवेशन करना चाहता है, या रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए दे रहा हूँ। अगर आप रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए भी दे रहे हो ओके वैकेंट लैंड, जैसे पोल्ट्री फार्म के लिए, हनी बीज फार्म के लिए, काउ फार्म के लिए मैंने वैकेंट लैंड दे दी या एग्रो मशीनरी दे दिया, तो वो जो रेंट आएगा उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ओके, विथ और विदाउट स्ट्रक्चर, मतलब हो सकता है वो वैकेंट लैंड पे स्ट्रक्चर हो, पोल्ट्री फार्म का स्ट्रक्चर हो, या विदाउट स्ट्रक्चर हो, मैंने दे दिया है। उसके बाद में लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ एपी। अब ध्यान रखना, सबसे पहले तो वो एपी होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब फार्म से निकला या वो कुछ प्रोसेसिंग के बाद जो यूजुअली होती है वो गुड्स है। अगर वो एपी होगा और उसकी लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सर्विसेज होगी, तो ये एग्जम्पशन दिया जाएगा। ओके, तो ये एग्जम्पशन दिया जाएगा। उसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, बहुत सी बार रिसर्च और नॉलेज रिलेटेड सर्विसेज फार्मर को दी जाती है, उसको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहते हैं, वो एग्जम्प्ट है। लास्ट वाला जो ट्रिकी एरिया ओके जो आपको कंफ्यूज करता है, सर्विसेज बाय एपीएमसी। एपीएमसी मतलब क्या बेटा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। सर्विसेज बाय एपीएमसी बोर्ड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट ऑन सेल और परचेस ऑफ एपी। पहले तो वो एपी होना चाहिए, और वो एपी का कमीशन एजेंट का कमीशन लिया गया तो एग्जम्प्ट है, या उस एपी पे अगर एपीएमसी ने सर्विस दिया तो एग्जम्प्ट है। तो थोड़ा हम ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एपी। जैसे टोमेटो फार्म से निकला, क्या वो एपी है? बिल्कुल वो एपी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लेकिन उससे टोमेटो केचप बनाया गया, क्या वो एपी है? नहीं, वो एपी नहीं है। दूसरा, शुगर केन फार्म से निकली, बिल्कुल एपी है। लेकिन अगर वो शुगर केन से शुगर बनाई, शुगर और जैगरी एपी नहीं है, ओके, क्योंकि ये फार्म से नहीं निकलती है, या कल्टीवेटर ये शुगर नहीं बनाता है, इसकी शुगर मिल होती है, ओके, तो ये एपी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर और जैगरी एपी नहीं है। दूसरा, ओके, पोटैटो एपी है लेकिन पोटैटो चिप्स एपी नहीं है।
ओके, नॉन एपी हो गया। उसके बाद में ग्राम्स यानी चना, चना एपी है पर उसे पल्सेस बनाई गई, पल्सेस एपी नहीं है, एक्सेप्ट सम पल्सेस, राजमा वगैरह छोड़ दिया जाए, राजमा एपी है, पर नॉर्मल तुम्हारी जो चने की पल्सेस है, चना दाल, वो एपी नहीं है। एपी नहीं है मतलब उसका कमीशन होगा, उसका एपीएमसी सर्विस होगा, तो वो सारी टैक्सेबल होगी, क्योंकि एपीएमसी, कमीशन एजेंट सर्विस, लोडिंग अनलोडिंग एपी का होगा तो ये एग्जम्प्ट होगा, और पल्सेस एपी नहीं है। पैडी एपी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैडी एपी है पर राइस एपी नहीं है। ओके, नॉट एपी, राइस एपी नहीं है भाई साहब। ओके, अच्छा, राइस क्यों एपी नहीं है? क्योंकि राइस नहीं निकलता है फार्म से, पैडी निकलती है, और राइस यूजुअली फार्मर नहीं बनाता है, यूजुअली फार्मर नहीं बनाता है, राइस मिल अलग होती है, राइस एपी नहीं है। कॉटन एपी है पर जिन कॉटन एपी नहीं है। ओके, जिन कॉटन एपी नहीं है। उसके बाद में मिल्क आ रहा है, डंग आ रही है, एपी है, लेकिन पास्चराइज मिल्क एपी नहीं है। उसके बाद में अगर हम देखें तो ग्रेन, ग्रेन एपी है। हाँ, ग्रेन से प्रोसेसिंग करके, थ्रेसिंग करके, ओके, यहाँ पे जैसे यहाँ ग्रेन्स निकाली गई प्रोसेसिंग करके, ये भी एपी हो जाएगा, लेकिन फ्लोर एपी नहीं होगा। तो चलिए भाई साहब, ये हमने देखा क्या बेटा कि कहाँ एपी माना जाएगा और कहाँ नहीं माना जाएगा। नाउ अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जम्पशंस, ये एक्स्ट्रा एग्जम्पशंस वो कवर करते हैं जो हमारे मेन एग्जम्पशंस में नहीं है। पहला, एग्जम्पशन एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। ध्यान से देखो, एग्जम्पशन ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। अब बहुत सी बार क्या होता है कि आपके एग्रीकल्चर की इंटरमीडिएट प्रोडक्शन होते हैं, मतलब मैंने अपने फार्म में छोटे छोटे प्लांट बना लिए, फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए जॉब वर्कर के पास भेजा, इंटरमीडिएट प्रोसेस, और वापस लाके कल्टीवेट किया। तो हाँ, ओके, पहले लेके जाना और वापस लाके कल्टीवेट करना, तो उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। अगर वो जॉब वर्कर दे रहा है तो वो एग्जम्पशन में रहेगा। तो अब सवाल है कि माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, एक अच्छा क्लैरिफिकेशन था, और वो क्लैरिफिकेशन था कि माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, क्या ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस बोला जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि राइस हमने पैडी को राइस प्रोसेसिंग के लिए भेजा, और राइस वापस आके कल्टीवेट नहीं कर रहे, राइस मार्केट में बेच रहे हैं। इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट होने के लिए कि वो वापस आके कल्टीवेट होना चाहिए, तो ये इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं बोली जाएगी और एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा एग्जम्पशन, सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रैपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब देखो क्या होगा, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के एग्जम्पशंस दी हैं। मतलब जैसे ये फार्म से बाहर निकल गया, मार्केट में आ गया, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल वैक्सिंग होता है, प्री कूलिंग होता है, तो उसको एग्जम्पशन दिया गया। नेक्स्ट, ओके, लोडिंग अनलोडिंग वेयरहाउसिंग पैकिंग स्टोरेज ऑफ राइस। अब देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने ये पढ़ाया था आपको कि भाई लोडिंग और अनलोडिंग कोई भी एपी हो, लोडिंग और अनलोडिंग कोई भी एपी हो तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये भी पढ़ाया क्या कि राइस एपी नहीं है, राइस एपी नहीं है तो मेन एग्जम्पशन में तो कवर नहीं होगा। शुगर केन एपी है, पैडी एपी है, लेकिन राइस जो है वो एपी नहीं है, तो अब वो तो मेन एग्जम्पशन में कवर नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अलग से राइस की कुछ एक्टिविटी, सारी नहीं, राइस की कुछ एक्टिविटी, लोडिंग अनलोडिंग वेयरहाउसिंग पैकिंग स्टोरेज जो है एग्जाम किया है। ओके, इसको एग्जाम किया है। तो अब इसमें क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं, अब कंफ्यूज क्या करते हैं, राइस का कमीशन टैक्सेबल है, पर राइस की लोडिंग अनलोडिंग वेयरहाउसिंग पैकिंग अगर होगी तो एग्जाम्प्ट है। उसके बाद में वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एग्जाम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वापस ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बहुत सी पल्सेस, बहुत सी सीरियल्स, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, या फ्रूट्स और वेजिटेबल एक बार प्राइमरी मार्केट से बाहर निकल गया तो एपी नहीं बचा। लेकिन अगर उसका बाद में स्टोरेज होता है, एपी नहीं होने के बाद भी स्टोरेज होता है, वेयरहाउसिंग होता है, तो ये दो एक्टिविटी, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग को उन्होंने एग्जम्पशन दिया है। और नेक्स्ट, सर्विस बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, तो उसको एग्जम्पशन दिया है। तो ये हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के सारे एग्जम्पशंस विद सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन देखे। ठीक है, चलो चलिए, अब आप आ जाइए नेक्स्ट एग्जम्पशन पे, एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब बेटा देखो, इस एंट्री को मैंने, इसमें 3-4 एग्जम्पशंस हैं, 3-4 एग्जम्पशंस को कंबाइन करके एक चार्ट बनाया हुआ है, और ये रियली बहुत अच्छा चार्ट है। ओके, रियली बहुत अच्छा चार्ट है, सारे एग्जम्पशन एक इसमें आ जाते हैं। तो चलिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय रोड दी जा रही है, बाय रेल, वाटर और एयर। ठीक है, ब्रॉडली इसके अलावा कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस तो कोई मोड नहीं है। एक रोड से होगा, रेल से होगा, वाटर के थ्रू शिप से होगा, या बाय एयर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर के थ्रू होगा, ये मेजर मोड है। सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, रोड में अगर कोई आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है तो कहाँ टैक्सेबिलिटी और कहाँ एग्जम्प्ट है।
ओके, जनरली आपको ऐसे ही पढ़ना है, जहाँ एग्जाम है ओके, अदरवाइज एवरीथिंग इज टैक्सेबल। तो रोड से अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बस से, और मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब एंड एक्सेट्रा एंड टैक्सी कैब से। बस होगा तो बस में दो पार्ट लेते हैं, एक स्टेज कैरेज और एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। जनरली स्टेज कैरेज मतलब गवर्नमेंट रन बस होती है, ओके, जो गवर्नमेंट रन करता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब प्राइवेट रन बसेस होती है। तो स्टेज कैरेज में अगर एसी स्टेज कैरेज होगा तो टैक्सेबल, यानी गवर्नमेंट की एसी बसेस होगी तो टैक्सेबल, उसके टिकट पे जीएसटी आएगा। पर नॉन एसी स्टेज कैरेज होगा तो एग्जाम, नॉन एसी स्टेज कैरेज होगा तो एग्जाम। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में ओके अगेन एसी बसेस होगा तो टैक्सेबल, लेकिन प्राइवेट बसेस जो है नॉन एसी बसेस है। नॉन एसी बसेस जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब स्टेशन टू स्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ओके कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यूज हो रहा है, नॉन एसी यूज हो रहा है, तो उसको एग्जाम्प्ट है। लेकिन आपकी नॉन एसी बसेस जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में टूरिज्म या चार्टर या स्पेशल हायर के लिए, मतलब आपने बसेस दी टूरिज्म के लिए, स्पेशल चार्टर के लिए, स्पेशल हायरिंग में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टेज कैरेज होगा तो ओनली एसी टैक्सेबल, पर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में एसी तो टैक्सेबल, नॉन एसी में अगर पब्लिक के लिए पॉइंट टू पॉइंट यूज किया जा रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तो एग्जाम, लेकिन स्पेशल टूरिज्म चार्टर हायर के लिए होगा तो टैक्सेबल। नाउ मीटर कैब, ऑटो रिक्शा और मोटर कैब का क्या स्टेटस रहेगा? इंडिया में कोई भी मीटर कैब जिसमें मीटर लगा हुआ है या ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा से कोई भी अगर सर्विसेज देता है तो वो जो भी टिकट या चार्जेस लेता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, वो एग्जम्प्ट है। लेकिन प्राइवेट टैक्सी और कैब होगा जिसमें मीटर नहीं है, प्राइवेट टैक्सी और कैब जिसमें मीटर नहीं है तो टैक्सेबल होगा। लेकिन अब जहां मैंने एग्जाम बोला, कहां एग्जाम बोला? नॉन एसी स्टेज कैरेज एग्जाम बोला, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में ओके यहाँ पे पब्लिक के लिए पॉइंट टू पॉइंट होगा तो एग्जाम बोला, या मीटर कैब, ऑटो रिक्शा मैंने एग्जाम कहा। ये तीनों एग्जाम्शन में ओके एक इन्होंने एक्सेप्शन लाया, क्या? अगर ये नॉन एसी स्टेज कैरेज या ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या मीटर कैब, ऑटो रिक्शा ईसीओ से बुक होता है, मतलब ओला वगैरह ईसीओ उबेर से बुक होता है, तो फिर टैक्सेबल होगा और इसका टैक्स ईसीओ देगा, इसका टैक्स ईसीओ देगा, ये आपको ख्याल रखना है। तो इस तरह से हमने रोड कंप्लीट किया। दूसरा देखेंगे रेलवे, ओके आपका ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू है। रेलवे में मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, इंडिया में सारा मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे एग्जम्प्ट है। हाँ, नॉर्मल आपका जो रेलवे होगा पैसेंजर रेलवे, तो ये रेलवे जो फर्स्ट क्लास और एसी क्लास होगा तो टैक्सेबल। अदर क्लास मतलब वो फर्स्ट क्लास नहीं है, एसी क्लास नहीं है, अदर क्लास ओके तो एग्जाम। अभी ये रेलवे में वंदे भारत तो पूरा टैक्सेबल है क्योंकि पूरा एसी क्लास है वंदे भारत, लेकिन स्लीपर क्लास है, एसी नहीं है या फर्स्ट क्लास नहीं है तो वो एग्जाम रहेगा। बाकी मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे टू प्रमोट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एग्जाम किया गया। वाटर, वाटर में शिप ट्रांसपोर्ट या बोट ट्रांसपोर्ट, अगर वो इनलैंड वाटर वे हो मतलब रिवर के थ्रू बोट जा रही हो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन वो वेसल हो और सी रूट से जा रहा हो, वेसल सी रूट से जाता है और ये वेसल प्रीडोमिनेंटली टूरिज्म के लिए यूज होगा तो टैक्सेबल, पब्लिक के लिए यूज होगा तो एग्जाम। यानी अगर सी रूट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो एग्जाम, टूरिज्म क्रूज शिप वगैरह होगी तो टैक्सेबल। एयर, एयर के लिए तो पूरा टैक्सेबल करेंगे, सुनो एयर के लिए वो पूरा टैक्सेबल करेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, पैसा है, एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन अब ये वाला एग्जाम्पशन समझ लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पशन दिया है। अगर वो इकोनॉमिक क्लास होगा और एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन अ एयरपोर्ट लोकेटेड इन अ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बगडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मतलब अगर ये एरिया के एयरपोर्ट है और यहाँ पे जाने की टिकट या वहां से आने की टिकट दोनों भी, यहाँ ये पोर्ट पर जाने की टिकट और आने की टिकट इकोनॉमिक क्लास में होगी तो एग्जाम, क्योंकि यहाँ के एरिया को प्रमोट करना चाहते हैं तो जाने आने की टिकट इकोनॉमिक क्लास में होगी तो एग्जाम, बिजनेस क्लास में होगी तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल हो गया पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, और मैंने इसमें 3 एग्जाम्शन कवर कर लिए एक साथ, सारे एक चार्ट में, है ना, कैसा मैजिकल है। ओके, तो ये आपको हेल्प करेगा। केबल कार होगी, ओके आई रिपीट, केबल कार होगी तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप आ जाइए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अभी ऊपर हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन देखा, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देख लेते हैं। ये भी मैंने डिवाइड किया सेक्टर वाइज, भाई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय रोड होती है, बाय रेल होती है, इनलैंड वाटरवे मतलब बाय रिवर होती है, शिप के थ्रू होती है,
पाइपलाइंस एंड कंड्यूट के थ्रू होती है। पाइपलाइन के कंड्यूट के थ्रू भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया जाता है। सबसे पहले आते हैं रोड से। रोड से जीटीए अगर सर्विस दे रहा है या कुरियर एजेंसी दे रही है तो टैक्सेबल है। जीटीए के अलावा बाकी सारा रोड ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है। मतलब क्या, ये एग्जम्पशन बहुत बड़ा एग्जम्पशन है। मतलब रोड ट्रांसपोर्ट में बुलक कार्ट होगी एग्जम्प्ट है, एनिमल से रोड ट्रांसपोर्ट हो रहा है एग्जम्प्ट है, ओके। या फिर कोई अपने ओन ऑटो से दे रहा है जो जीटीए नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, खुद का ऑटो यूज कर रहा है, खुद की वैन यूज कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो वो एग्जम्प्ट है। ओनली जीटीए और कुरियर टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद में रेलवे, रेलवे से अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है, रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। इनलैंड वाटरवे यानी रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स का तो वो एग्जम्प्ट है। एयर और वेसल से अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है तो फुल्ली टैक्सेबल है, और पाइपलाइन और कंड्यूट से होता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। मतलब गुड्स सेक्टर में टैक्सेबिलिटी ज्यादा है। सिर्फ इनलैंड वाटरवे को एग्जाम किया और रोड ट्रांसपोर्ट अदर देन जीटी एग्जाम किया, बाकी पूरा टैक्सेबल है। चलो, इसमें जो एक अच्छा एग्जाम्शन है वो मैं यहां लेना चाहूंगा, और वो एग्जाम्शन क्या, अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होता है, सुनो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू जीटीए, वेसल और रेल। इन्होंने एक लिस्ट बनाई और ये लिस्ट का ये गुड्स अगर जीटीए ट्रांसपोर्ट करवाता है, वेसल से होते हैं और रेल से होते हैं तो उसको एग्जाम्शन है। कौन से? डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए, आई रिपीट, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए तो रोड इन तीनों से ट्रांसपोर्ट किया तो एग्जाम्प्ट है, उसके फ्रेट पे जीएसटी नहीं आएगा। रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स उस पे नहीं आएगा। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, इनका ट्रांसपोर्टेशन भाई इनकी कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए इसलिए एग्जाम्पशन है। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर्स अगर ट्रांसपोर्ट होते तो एग्जाम्प्ट है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ट्रांसपोर्ट होते तो एग्जाम्प्ट है। और किसी भी टाइप के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सुनना, किसी भी टाइप के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट होते तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और वो क्या है, इसको कैसे याद रखना। डॉक्टर मोना, मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई, डी फॉर डिफेंस, रिलीफ मटेरियल, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस, ऑर्गेनिक मैन्यूअर, न्यूज़पेपर, मैगजीन और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये गुड्स अगर जीटीए, वेसल और रेल से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसको एग्जाम्पशन दिया जाएगा। उसके बाद में एक एग्जाम्पशन और है, अगर जीटीए गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, ओके, जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी को सर्विस दे रहा है, एंड दिस एजेंसीज आर रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, वो सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ही रजिस्टर्ड है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, तो ये सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी। ओके, यहाँ पे एग्जम्पशन। अब इसके साथ और एक एग्जम्पशन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, और वो एग्जम्पशन हायरिंग का है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो एग्जम्पशन ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है, हायरिंग का है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड सर्विसेज, मतलब जिसमें मैंने पूरा कंट्रोल नहीं दिया, भाई आप पैसेंजर बैठो, मैं ट्रांसपोर्ट मैं तुमको लेके जाऊंगा, आप गुड्स दे दो मैं लेके जाऊंगा। यहाँ पे मैंने कंट्रोल व्हीकल का नहीं दिया, ओके, सिर्फ मैं सर्विस दे रहा हूँ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की। एक एग्जाम्पशन हायरिंग का है, हायरिंग का मतलब मैंने अपना व्हीकल दे दिया, कंट्रोल ही दे दिया, तुमको जो करना है करो, उसको कहते हैं हम हायरिंग। हायरिंग के केस में देखो थोड़ा समझ लो, ओके, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग हायर, अगर आप कोई भी व्हीकल जो नीचे दिए गए हायर करते हो तो एग्जाम्पशन कहां दिया, देखो, टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल, कोई भी मोटर व्हीकल अगर आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया जिसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर है, एग्जांपल बस, जनरली बस ही होगी, अगर आपने बस स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को हायरिंग पे दिया तो वो एग्जाम। दूसरा, हायरिंग टू एलए, लोकल अथॉरिटी को दिया और वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिया, मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, ओके, मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, मतलब क्या, तुमने ईवी बसेस लोकल अथॉरिटी को हायरिंग पे दिया है पुणे में, ओके, उन्होंने ईवी बसेस खरीदी कंपनी ने और पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हायरिंग पे दिया, तो वो एग्जाम्प्ट है। तीसरा जो वो बार बार पूछते हैं और इस बार भी पूछा था, वो है अगर तुमने जीटीए को व्हीकल हायर किया, जीटीए को आपने व्हीकल रेंट पे दिया, सुनना, जीटीए को आपने व्हीकल रेंट पे दिया तो वो केस में एग्जम्प्ट रहेगा। जीटीए इज टैक्सेबल, पर जीटीए को कोई व्हीकल हायर पे देना वो एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, अब ये डायग्राम से बताता हूं, अगर आपने कोई मोटर व्हीकल ऐसे पर्सन को हायर किया जो आगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस देता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, आपने मोटर व्हीकल ऐसे बंदे को हायर किया जो आगे स्कूल को सर्विस देता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, तो वो केस में एग्जाम्पशन इस बंदे को मिल जाएगा। तो ये हायरिंग वाले एग्जाम्पशंस थे बेटा।
चलिए अब कुछ सीबीएसई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे क्या दिया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स विद इन द माइन बाय टिप्पर और डंपर्स, ओके, ये रेंटल सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ये टैक्सेबल होगी। उसके बाद में जीटीए के साथ अगर कंपोजिट सप्लाई दिया कार्गो हैंडलिंग, तो अगर वो कंपोजिट सप्लाई है तो जीटीए टैक्सेबल, तो जीटीए केस में टैक्सेबल होगी। और अगर वो सेपरेट सप्लाई होगा तो एज अ कार्गो हैंडलिंग सर्विस सप्लाई होगी। मतलब आपने कार्गो हैंडलिंग सर्विस जीटीए का साथ दिया तो पूरा कंपोजिट सप्लाई में जीटीए माना जाएगा और वो टैक्सेबल रहेगा, नहीं तो सेपरेटली कार्गो हैंडलिंग में टैक्सेबल होगा। सर इसका रिलेवेंस क्या है, पूरा जीटीए मान लिया तो फिर जीटीए का रिवर्स चार्ज लग जाता है, बाकी अदर प्रोविजन लग जाती है। ओके, साथ साथ में जीटीए की कुछ ये एग्जम्पशन है वो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपने लोडिंग अनलोडिंग सेपरेट चार्ज किया तो वो केस में वो एज अ कार्गो हैंडलिंग सर्विस टैक्सेबल किया जाएगा। तो चलिए बेटा, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विसेज यहाँ पे, ओके, अलग अलग केस में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल होगा। तो नाउ अगर आप आ जाते हो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक सेक्टर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है और आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप में आपको बताना चाहूंगा एंड देन ओके हम जो है यहाँ पे एग्जामिशन जो है आरसीएम के साथ एग्जामिशन पढ़ेंगे। देखो अगर आप पॉज करके आरसीएम की 2 एंट्री देखते हो तो जरूर देखना। एक एंट्री थी रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, आई रिपीट रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी पर्सन, फिर वो रजिस्टर्ड हो और अनरजिस्टर्ड हो, टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो रिवर चार्ज में टैक्स आएगा और रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स देगा। दूसरा हमने देखा था रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सीएल, तो वहां केस में रिवर्स चार्ज आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिस्कशन देखा था। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एग्जम्पशन क्या है। देखो अगर सीरियल नंबर 12 में रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस के लिए दिया गया और वो अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो उसको एग्जम्पशन दिया है। वो पूरे एग्जम्पशन को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिया है। अगर सप्लायर एनी पर्सन होगा और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा और रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा तो एग्जम्प्ट है। एग्जम्पशन ऐसा है कि अगर आप रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कर रहे हो और अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो और रेसिडेंस पर्पस के लिए दे रहे हो, 3 बातें, रेंट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, आप यूआरपी को दे रहे हो प्लस रेसिडेंस के लिए दे रहे हो, ओके, तो उसको एग्जम्पशन दिया है सीरियल नंबर 12 में। लेकिन अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो यहां एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो कोई भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो ये टैक्सेबल है और ये टैक्सेबल रिवर चार्ज में है। ओके, ये टैक्सेबल रिवर चार्ज में है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जम्पशन है, ओके, जो आपको ध्यान रखना है। चलो एक बार फिर से, कोई भी पर्सन रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है और रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो है रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो टैक्सेबल रिवर चार्ज, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। लेकिन जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो प्रोप्राइटर है यूजिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इन पर्सनल कैपेसिटी फॉर ओन रेसिडेंस। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज कर रहा है इन पर्सनल कैपेसिटी फॉर ओन रेसिडेंस एंड रेंटिंग ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब इन सिंपल वर्ड वो रजिस्टर्ड है बट प्रोप्राइटर है और वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में यूज कर रहा है फॉर ओन रेसिडेंस, बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है एज अ गेस्ट हाउस वगैरह। तो वो केस में इवन दो रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड होगा लेकिन उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा, तो ये एक्सेप्शन आपने ध्यान में रखना। ये तो बात थी सीरियल नंबर 12 की, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। नाउ अब 12A ये एंट्री जो है ये क्या कहता है। अब एक बात समझ लो कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो और अकोमोडेशन सर्विसेज है तो वो अकोमोडेशन सर्विस से रिलेटेड रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ये एंट्री अप्लाई नहीं होगी। स्टूडेंट अकोमोडेशन है, ओके, तो वो 12 सीरियल नंबर 12 नहीं अप्लाई होगा। उसके लिए उन्होंने स्पेशल लाया और वो लाया 12A। अब आते हैं सीरियल नंबर 12A पे एंड दैट इज अकोमोडेशन सर्विस। अब ये अकोमोडेशन सर्विस इन अ हॉस्टल, पीजी, ओके, जो स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है कैंप में, और ये अकोमोडेशन सर्विस रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में नहीं आएगा। ओके, तो ऊपर सीरियल नंबर 12 में नहीं आएगा। अगर कोई अकोमोडेशन सर्विस स्टूडेंट्स को हॉस्टल, पीजी में दिया जा रहा है और वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 20,000 पर पर्सन पर मंथ होगा एंड फॉर मिनिमम, यहां एक वर्ड ऐड कर देना, मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड
मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज, यानी 2 क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, अमाउंट 20,000 और लेस पर पर्सन पर मंथ, एंड उसका रहना मिनिमम 90 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन प्रोवाइड होती है तो सर्विस देने वाला कोई भी हो, एनी पर्सन, लेने वाला कोई भी हो, सर्विस एग्जम्प्ट होगी। तो ऐसे केस में अकोमोडेशन सर्विस पे टैक्स कब आएगा? इफ वैल्यू मोर देन 20,000 पर पर्सन पर मंथ और सप्लाइड फॉर नॉन कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज या बिलो 90 डेज, तो वो केस में टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब यहाँ एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है, और ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, देखो, हॉस्टल अकोमोडेशन और लॉन्ग टर्म सर्विस अपार्टमेंट और इन होटल्स और hotels for poor and middle class student run by charitable trust, it is taxable under entry 12 but exempt under entry 12A if conditions of entry 12A are met। ये सर्कुलर का कहना क्या है, ये थोड़ा समझ लो। वो कहते हैं कि जब भी बात हॉस्टल अकोमोडेशन की आएगी या होटल्स में अकोमोडेशन की बात आएगी फॉर स्टूडेंट, तो वो एंट्री नंबर 12 में तो टैक्सेबल रहेगा, वो 12 में कवर्ड नहीं होगा, एक्चुअली वो 12A में कवर्ड होगा। और 12A में अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हो 20,000 वाला और कंटिन्यूअस पीरियड वाला, तो आप 12A में एग्जम्पशन ले सकते हो, बट यू कैन नॉट क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 12। ओके, इन दैट इट्स अ टैक्सेबल। इफ दिस वर्डिंग्स आर कंफ्यूजिंग फॉर यू, तो सिंपल वे में आप ऐसा भी लिख सकते हो वहां पे कि इट इज नॉट कवर्ड इन एंट्री 12, इट इज कवर्ड इन 12A एंड एग्जम्पशन इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू ऑल कंडीशंस आर मेट। ओके, तो ये सीबीएसई क्लैरिफिकेशन था। जहां तक एग्जम्पशन की बात है हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। अब मैं सिर्फ एडिशनल आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होगा, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होगा, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। और उसमें भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है टू एनी पर्सन तो टैक्सेबल है। ओके, अंडर फॉरवर्ड चार्ज, हाँ, पर एक रिवर चार्ज है, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो वो केस में टैक्सेबल अंडर रिवर चार्ज। या इसको आप ऐसा पढ़ो, हमने रिवर चार्ज क्या पढ़ा था, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देता है अदर देन कंपोजिशन लेवी। ओके, आप इसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हो, अदर देन सीएल। ओके, अदर देन कंपोजिशन लेवी, तो वो केस में रिवर चार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब ही अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होगा और लेने वाला कोई भी होगा तो वहां तो टैक्स आएगा और फॉरवर्ड चार्ज भी आएगा। रिवर चार्ज कब लगेगा, इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन लेवी, तो वो केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक टेबल जिसमें ड्वेलिंग के बारे में आपका एनालिसिस क्या होगा, अकोमोडेशन सर्विस के बारे में आपका एनालिसिस क्या होगा, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के बारे में क्या आपका एनालिसिस होगा, ये एक टेबल में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो चलिए, ये था रिगार्डिंग टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ अब आ जाओ आप नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में क्या एग्जम्पशन है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में 2 एग्जम्पशन है। एक तो मैं बहुत पहले दिन से आपको पढ़ाता हूं जब मैं क्लास लेता हूं, एक इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग ऑन एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस। मतलब क्या, ओके, यहाँ पे समझ लो कि इंटरेस्ट, अगर आप कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करोगे या डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग, चेक डिस्काउंटिंग वगैरह होगा और वो डिपॉजिट लोन और एडवांसेस का होगा, तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। लेकिन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज होगा उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, ये तो ठीक है। नेक्स्ट, सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी सेल परचेस होती है अमॉन्ग्स बैंक, अमॉन्ग्स डीलर, अमॉन्ग्स बैंक एंड डीलर, तो एग्जम्प्ट है। अगर सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी और पब्लिक के साथ है तो इसका तो स्पेशल वैल्यूएशन रूल है, हमने रूल 32 में देखा। पब्लिक के साथ तो आरबीआई रेट और डीलर रेट के इसमें डिफरेंस जो आता है उस पर टैक्सेबिलिटी आती है। एग्जम्पशन कहां पे है, अगर ये अमॉन्ग्स बैंक, अमॉन्ग्स डीलर होगा और अमॉन्ग बैंक एंड डीलर होगा तो ऐसे केस में एग्जम्पशन है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में देखा जाए तो ये 2 ही एग्जम्पशन है, इसके अलावा बाकी ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल। नाउ नीचे एक एनालिसिस मैंने दिया और वो एनालिसिस दिया, डिस्काउंटिंग ऑफ चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या ये एग्जम्प्ट होगा? यस, डिस्काउंटिंग ऑफ एनी डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस और बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो भी है इसका डिस्काउंटिंग होता है तो एग्जम्पशन रहेगा। डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल पेपर, ओके, ये जो है उसका भी सीपी एंड सीडी जो है तो वो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, वो पहले क्राइटेरिया में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और बॉन्ड एग्जम्प्ट। रेपो और रिवर्स रेपो, ये अच्छे से पढ़ के जाना, रेपो और रिवर्स रेपो होगा तो उसको भी एग्जम्पशन है। फिनाल इंटरेस्ट, ओके, अभी बहुत सी बार
अगर आपने ड्यू डेट में पेमेंट नहीं किया तो पिनाल चार्जेस या पिनाल इंटरेस्ट, ओके, तो पिनाल चार्जेस हो या पिनाल इंटरेस्ट हो, सप्लाई चैप्टर में क्लैरिफिकेशन है। आरबीआई के क्लैरिफिकेशन के हिसाब से अगर आपका ड्यू डेट में उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती है तो पिनाल इंटरेस्ट की जगह पिनाल चार्जेस लगाओ, और पिनाल चार्जेस भी सप्लाई नहीं बोला जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो पिनाल इंटरेस्ट अल्टीमेटली जीएसटी नहीं आएगा, ये एग्जम्प्ट रहेगा। ओके, टैक्सेबल प्रोसेस, बाकी बैंक की सारी सर्विसेज टैक्सेबल होगी, प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज और एक्सेट्रा, बाकी सारी सर्विसेज इसमें टैक्सेबल किया जाएगा। डन 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 डन, यस और नो बताओ प्लीज। चलिए बेटा, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू अदर सर्विसेज। अब आते हैं नेक्स्ट, एजुकेशन सेक्टर, एक इंपॉर्टेंट एग्जामिशन। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में अब आपको ये जब एग्जामिशन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है व्हाट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ईआई। जो ईआई के डेफिनेशन में आएगा उसको ही एग्जामिशन मिलेगा। अब ये अगर आप ईआई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईआई, सुनो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईआई एंड सर्विस प्रोवाइडेड टू ईआई। आई रिपीट, सर्विस प्रोवाइडेड टू ईआई। तो बाय ईआई क्या एग्जम्प्ट है, टू ईआई क्या एग्जम्प्ट है, चलो इसको थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओके एग्जामिशन, पहले तो ईआई में क्या आता है, पीआई में ओके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है प्री स्कूल, हायर एंड सेकेंडरी स्कूल। अब स्कूल्स की अगर बात है तो प्री स्कूल मतलब बिफोर फर्स्ट स्टैंडर्ड, और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल मतलब बिफोर 12th स्टैंडर्ड। ओके, बिफोर 12th स्टैंडर्ड वो आता है। स्कूल पब्लिक हो, प्राइवेट हो या इंटरनेशनल हो, स्कूल कोई भी टाइप की हो, यहाँ पे आपको जो है एग्जामिशन मिल जाएगा, इसको ईआई बोला जाएगा। और वो सर्विसेज देती है तो एग्जामिशन कहाँ मिलेगा हम देखेंगे। दूसरा, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अगर आप किसी करिकुलम के अंडर में एजुकेशन दे रहे हो फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन मिलने के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, और दैट शुड बी बाय इंडियन लॉ, तो वो केस में यहाँ पे जो है वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मानी जाएगी। जैसे इंडिया में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और सम इंस्टीट्यूशन और सम ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन, ओके, उनको करिकुलम के अंडर में यहाँ एजुकेशन देने की अथॉरिटी है। तो जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारी इंस्टीट्यूशन को भी करिकुलम के अंडर में एजुकेशन देने की अथॉरिटी है, पर वी स्मार्ट को नहीं है, वी स्मार्ट प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है। लेकिन इंडिया की कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा और जिसको ये अथॉरिटी है अंडर लॉ ओके एजुकेशन देने की, एंड दैट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ होगा, तो उसको एग्जामिशन मिल जाएगा। अब एक सवाल आता है, फॉरेन लॉ होगा तो क्या होगा, फॉरेन लॉ के केस में एग्जामिशन नहीं मिलेगा। आई रिपीट, फॉरेन लॉ के केस में एग्जामिशन नहीं मिलेगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉरेन लॉ होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, हाँ, अगर आपके अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज में एजुकेशन आप दे रहे हो तो आप ईआई मानोगे, ईआई माने जाओगे। अप्रूव्ड में क्या आता है, कोर्सेज ऑफ आईटीआई, आईटीसी एफिलिएटेड बाय एनसीवीईटी और एससीवीईटी ऑफरिंग कोर्सेज इन नोटिफाइड ट्रेड्स, या मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स बाय एनसीवीईटी। एनसीवीटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल और एजुकेशनल ट्रेनिंग, या एससीवीटी मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब कि आईटीआई कोर्सेज, आईटीसी कोर्सेज जो एफिलिएटेड कोर्सेज है और वो एनसीवीटी या एससीवीटी कैरी आउट करती है, या अगर मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स होगा और वो एनसीवीटी का होगा तो उसको अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज माना जाएगा, और वो इंस्टीट्यूट को ओके यहाँ पे ईआई माना जाएगा। और नेक्स्ट, सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड जो एजुकेशनल बोर्ड है, फॉर लिमिटेड पर्पस ईआई बोली जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर लिमिटेड पर्पस ईआई बोली जाएगी, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू स्टूडेंट। यानी सेंट्रल और स्टेट बोर्ड सारी एक्टिविटी के लिए ईआई नहीं बोली जाएगी, उनकी एक एक्टिविटी क्या, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट, उस एक्टिविटी के लिए ईआई बोला जाएगा और उनको ये एग्जामिशंस के बेनिफिट मिलेंगे। चलो, आप आ गए ईआई में, ठीक है, आप आ गए ईआई में। एग्जामिशन क्या है, सर्विस सप्लाइड बाय ईआई। एग्जामिशन देखो, ओके, सर्विस सप्लाइड बाय ईआई। एग्जामिशन, एनी सर्विस, इसको बॉक्स करना, कोई भी सर्विस, व्हाटएवर द नेम, एनी सर्विस सप्लाइड बाय ईआई टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। अगर वो ईआई के डेफिनेशन में आता है तो वो अब कोई भी सर्विसेज दे, ओके, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी को और अपने स्टाफ को, एनी सर्विस, ओके, वो लैब चार्जेस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कैटरिंग हो, व्हाट एजुकेशन फीस हो, व्हाटएवर इट में भी, नाम कुछ भी हो, एग्जम्प्ट होगा, कंडीशन स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को दिया हो। दूसरा, सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फीस। सेकंड यहाँ पे कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस ले रहा है,
तो इन दो एक्टिविटी को एग्जाम दिया है, एक तो कोई भी सर्विस स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगर फीस लेता है तो उसको एग्जामेशन दिया है। इसके अलावा ओके, ऑल अदर सर्विस अप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, ओके, तो सारा टैक्सेबल होगा। मतलब क्राइटेरिया बहुत क्लियर रखना, स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ प्लस एंट्रेंस फीस, इसको ही एग्जामेशन है। इसके अलावा आप कोई भी अदर सर्विसेज देते हो, जैसे ऑडिटोरियम रेंट पे दिया गया, प्लेसमेंट सर्विस दी गई कॉर्पोरेट को, प्लेसमेंट सर्विस कॉर्पोरेट को दी गई तो एग्जाम, स्टूडेंट को सॉरी कॉर्पोरेट को दी तो टैक्सेबल, स्टूडेंट को दी तो एग्जाम, या फ्रेंचाइजी फीस वगैरह ये सारा टैक्सेबल, ये तो एग्जाम्पल है। ओके, ऑल अदर सर्विसेज अदर देन स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ सारा का सारा टैक्सेबल होगा। ये तो हमने देखा सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईआई। उसके बाद में सर्विस ओके टेकन बाय ईआई, मतलब ईआई को सर्विस दिया गया, सर्विस प्रोवाइडेड टू ईआई। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से पढ़ना। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है और वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, किसको? ईआई को। और वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किसकी दे रहा है? स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ की दे रहा है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को होगा। दूसरा, कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम। तीसरा, सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग सर्विस ओनली प्रोवाइडेड इन सच प्रीमाइसेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओनली प्रोवाइडेड इन सच प्रीमाइसेस। ये पहली तीन सर्विसेज अगर स्कूल, प्री स्कूल या हायर एंड सेकेंडरी स्कूल को दी तो ही एग्जाम। एक बार फिर से, ये फर्स्ट थ्री कैटेगरी ऑफ सर्विसेज हायर एंड सेकेंडरी स्कूल को दिया तो ही एग्जाम दिया जाएगा। दूसरा, सप्लाई ऑनलाइन एजुकेशनल एज जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, तो ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल सब्सक्राइब किए, और ये सर्विसेज सेकंड कैटेगरी को, सेकंड मतलब ओके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन ऐसे करिकुलम में प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तो वहां एग्जाम्पशन दिया जाएगा। और लास्ट वाला कैटेगरी, सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर्विस कोई प्राइवेट पर्सन दे रहा है, पेपर सेटिंग, आंसर इवैल्यूएशन एक्सेट्रा, और ये सर्विस किसी को भी दिया, सारे ईआई को दिया तो एग्जाम्प्ट है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये दिस फर्स्ट थ्री कैटेगरी ओनली फॉर स्कूल एग्जाम, ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल्स ओनली फॉर कॉलेज एग्जाम, एंड नाउ लास्ट दैट इज एडमिशन लेना या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन करना टू ऑल ईआई एग्जाम। लेकिन प्राइवेट कोचिंग क्लासेस आर टैक्सेबल। अब देखो एक चीज समझ लो, इतनी सर्विसेज दिया अलग अलग केसेस में तो ही एग्जाम है, मतलब क्या हुआ? इसके अलावा ईआई कोई भी सर्विस लेता है, जैसा रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी ईआई ने लिया, वो टैक्सेबल, ऑडिटिंग सर्विस ईआई ने लिया, टैक्सेबल। ओके, तो मतलब ये 5 कैटेगरी छोड़ के बाकी कोई भी सर्विस ईआई लेता है तो दैट इज टैक्सेबल। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखो इसमें बहुत सारे ओके सर्कुलर्स है जो मैंने यहाँ समराइज किया हुआ है, देखते हैं। क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ पर 3 सर्कुलर्स इन्होंने दी है जो आपको समझना है। पहला, सर्विस बाय आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम, ये आईएम एक्ट के तहत है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, इसलिए एग्जम्प्ट है। लेकिन इनके शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्ट है, ओके, नॉट रिकॉग्नाइज है, इसलिए टैक्सेबल होगा। एक और सर्कुलर, मैरिटाइम कोर्सेस अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग, आई रिपीट, मैरिटाइम कोर्सेस अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, तो ये अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट में अप्रूव्ड है, यस, तो ये अगर रिकॉग्नाइज बाय लॉ है तो ये एग्जम्प्ट रहे, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी और इनकी सर्विसेज स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को एग्जम्प्ट रहेगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज अप्रूव्ड बाय डीजीसीए, क्या रिकॉग्नाइज बाय लॉ है? यस, तो ये ईआई माना जाएगा और इनकी सर्विसेज स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को एग्जम्प्ट रहेगा। चलो, ये तो था क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ पर स्पेशल 3 सर्कुलर्स। नाउ एक सर्कुलर है ओके जहां इश्यूएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अब सवाल यहां थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्टूडेंट को इशू किया गया, क्या ये एनी सर्विस टू स्टूडेंट में आएगा? यस, एनी सर्विसेज बाय ईआई टू स्टूडेंट में आएगा और एग्जम्पशन मिल जाएगा। दूसरा, सप्लाई फूड इन आंगनवाड़ी बाय गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट। अब देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोई कैटरिंग सर्विसेज स्कूल को देता है इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम, तो वो केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो अगर किसी ने फूड सप्लाई किया आंगनवाड़ी पे, आंगनवाड़ी प्री स्कूल होती है, महाराष्ट्र में प्री स्कूल को आंगनवाड़ी कहा जाता है, ओके, विलेज एरिया में, तो प्री स्कूल को अगर यहाँ फूड दिया गया, गवर्नमेंट दे या कोई कॉर्पोरेट दे, क्या वो एग्जम्प्ट रहेगा? यस, एग्जम्प्ट रहेगा। एंड कैटरिंग सर्विस स्कूल टू स्टूडेंट, अगर कैटरिंग सर्विस स्कूल टू स्टूडेंट होगा या प्राइवेट कैंटीन टू स्टूडेंट होगा। अब देखो, स्कूल में या कॉलेज में कैंटीन है, अगर कैटरिंग सर्विस स्कूल टू स्टूडेंट होगा
तो एनी सर्विस टू स्टूडेंट बाय स्कूल वो एग्जम्प्ट रहेगा, लेकिन प्राइवेट कैंटीन दे रही होगी तो उसके अलग चार्जेस होंगे, उसके ऊपर टैक्स आएगा। चलो ये भी हमने देख लिया। अब देखो एक सर्कुलर जो रिसेंटली मतलब 1.5 साल पहले आया था, एफिलिएशन सर्विसेज। ओके, ये एफिलिएशन सर्विस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इसलिए एफिलिएशन सर्विस का ये सर्कुलर देख लो, ये क्या कहता है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और काउंसिल और अदर सिमिलर बॉडी टू स्कूल ओन और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो एक स्पेसिफिक एंट्री 66A लाई गई, ओके, एफिलिएशन सर्विसेज के लिए, जिसमें सर्कुलर भी नीचे, और वो कहा गया कि अगर एफिलिएशन सर्विसेज सेंट्रल स्टेट बोर्ड या काउंसिल दे रहा है और गवर्नमेंट स्कूल का एफिलिएशन करवा रहा है, ओके, स्कूल्स को एफिलिएशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट अथॉरिटी और एंटिटी की स्कूल होगी तो एग्जम्पशन मिलेगा। आई रिपीट, एफिलिएशन गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट अथॉरिटी और एंटिटी का होगा तो वहां पे उस एफिलिएशन चार्जेस जो बोर्ड लगाती है उस पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल के एफिलिएशन चार्जेस हो गए बाय बोर्ड, सेंट्रल, स्टेट या अदर, ओके, काउंसिल, तो वो केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटीज टू कॉलेजेस। ओके, एग्जम्पशन कब है? एग्जम्पशन है अगर सेंट्रल, स्टेट बोर्ड, काउंसिल या सिमिलर बॉडी दे रही है और गवर्नमेंट के स्कूल को दे रही है तो एग्जम्प्ट है। अगर यूनिवर्सिटीज एफिलिएशन दे रही है कॉलेज को तो वो एग्जाम नहीं है, वो टैक्सेबल होगा। ओके, यहाँ ये एक स्पेशल सर्कुलर है, ये ध्यान रखना। ओके, नाउ सीरियल नंबर 71, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ऑफर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमने देखा एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईआई एंड सर्विस प्रोवाइडेड टू ईआई। चलो इससे रिलेटेड बेटा अगर आपको रिवीजन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, और जो ऑफलाइन ये रिवीजन देखेंगे एक कमेंट जरूर दीजिएगा। ओके, कि भाई आपका जो है यहाँ रिवीजन अगर आपको बेस्ट लगता है तो आपकी कमेंट के कैसा लगा जरूर बताइए। नाउ उसके बाद में एंटरटेनमेंट सेक्टर हम यहाँ लेते हैं। ये एंटरटेनमेंट सेक्टर क्या कहता है, देखो इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पशन एक ही चार्ट में अरेंज किए हुए हैं, तो ये सारे एग्जाम्पशन एक ही चार्ट में देख लो। पहला, सर्विस बाय आर्टिस्ट, सर्विस दे रहा आर्टिस्ट, परफॉर्मेंस इन फोक क्लासिकल फॉर्म। तो फोक या क्लासिकल किस में? म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, यानी आपका फोक या क्लासिकल का परफॉर्मेंस होगा तो ही एग्जाम, और वो फोक और क्लासिकल म्यूजिक, डांस या थिएटर होगा तो ही एग्जाम। मतलब वेस्टर्न डांस वगैरह होगा तो टैक्सेबल, वो फोक या क्लासिकल ही होना चाहिए तो एग्जाम मिलेगा, जिसमें आपको पर परफॉर्मेंस कंसिडरेशन लेस देन और इक्वल्स टू 1,50,000 होना चाहिए। मतलब कोई आर्टिस्ट है, फोक डांस कर रहा है, परफॉर्मेंस का ओके 1 लाख ले रहा है तो एग्जाम है, पर फोक या क्लासिकल होना चाहिए। अगर अमाउंट 150 से ज्यादा होगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। और एक एक्सेप्शन है, इफ सर्विस एज अ ब्रांड एम्बेसडर, समझ लो कोई फोक आर्टिस्ट है, क्लासिकल डांस म्यूजिक आर्टिस्ट है, और वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर सर्विस दे रहा होगा तो वो केस में यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आएगी। डन 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 डन। तो ये देखा हमने रिगार्डिंग टू फोक एंड क्लासिकल को। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया एडमिशन टू, यानी टिकट चार्जेस। अब कौन से टिकट चार्जेस पे एग्जाम्पशन है? अगर आपका एडमिशन जो है सीरियल नंबर 81 में सर्कस, डांस, theatrical performance, award function, concert, pageant, musical performance, non-recognized sporting event, recognized sporting event and planetarium, ये 4 वे आपकी टिकट चार्जेस होगी, और वो टिकट की अमाउंट 500 या उससे कम होगी पर पर्सन तो एग्जाम्पशन दिया जाएगा। तो थोड़ा आपको ये अच्छे से रीड करके जाना है। ओके, तो यहाँ पे टिकट चार्जेस 500 से कम होगा तो एग्जाम्पशन होगा। उसके बाद में यहाँ पे एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा, या म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, यहाँ टिकट चार्जेस होगी तो यहाँ एग्जाम्पशन है। ओके, यहाँ कोई लिमिट नहीं देखी जाएगी। तो 500 की लिमिट ये कैटेगरी को अप्लीकेबल है, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अजंता, एलोरा, ताजमहल वगैरह जा रहे हो, या म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जू वगैरह जा रहे हो, तो वहां कोई टिकट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां टोटल टिकट चार्जेस व्हाटएवर इट में भी ओके वो एग्जाम्प्ट रहेंगे। और उसके बाद में सर्विस रिलेटिंग टू ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, आई रिपीट, ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, जहां यहां लिख देना एग्जाम्पल। ओके, यहां पे लिख देना एग्जाम्पल।
पेंटिंग, डांस, सिंगिंग क्लासेस एक्सेट्रा। अब देखो ये क्वेश्चन को, ये एग्जाम्शन को समझ लो। अगर कोई भी यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है, क्लासेस ले रहा है, आर्ट और कल्चर के ले रहा है, और वो इंडिविजुअल होगा, आर्ट और कल्चर में क्लासेस होगा और वो इंडिविजुअल होगा, तो उसकी सर्विस एग्जम्प्ट होगी। सर अगर इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी है या कोई अदर देन इंडिविजुअल है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। दूसरा, स्पोर्ट, यहाँ पे स्पोर्ट बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA और AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर स्पोर्ट सर्विस होगी और चैरिटेबल एंटिटी यहाँ पे स्पोर्ट में ट्रेनिंग दे रहा होगा, चैरिटेबल एंटिटी होना चाहिए, तो वो केस में उसका एग्जम्पशन मिलेगा। तो चलिए, ये हमने देखा एंटरटेनमेंट सर्विस से रिलेटेड। चलो अब थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, गवर्नमेंट सेक्टर में ये पहले छोटे छोटे एग्जम्पशन और फिर गवर्नमेंट सेक्टर के बाकी एग्जम्पशन हम ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे, ओके, एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। आपके टोल चार्जेस जो रहेंगे वो एग्जम्प्ट रहेंगे। ओके, टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं आएगा। नेशनल परमिट अगर आप लेते हो व्हीकल का, तो उसके चार्जेस पे जीएसटी नहीं आएगा। और ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इंडिया, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। तो चलिए, ये हमने गवर्नमेंट सेक्टर के छोटे छोटे एग्जम्पशन देख लिए। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अदर एग्जम्पशंस हम यहाँ देखेंगे। ये एक सेक्टर है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जो सर्विसेज देगी, ओके, वो सर्विसेज यहाँ पे एग्जम्पशन कौन से केस में रहेगा। मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो है नंबर ऑफ एग्जम्पशंस हैं और मैंने सारे इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस जो है यहाँ कंसोलिडेट किए हैं। लेकिन तभी भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मेरे चार्ट के बाद, ओके, या चार्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट बुक भी साइड में रखना। और कॉन्सेप्ट बुक में अगर आपको ऐसा लगे कि भाई कोई एग्जम्पशन ऐड करना है, तो स्टिकी नोट से आपने ऐड कर देना। ओके, पर इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन मैंने अपने चार्ट बुक में ले ली है। तो चलिए, तो प्राइमरीली मैं आपको बताऊंगा सीरियल नंबर 6 है कि जो यहाँ पे ओके ब्रॉड सेंस में गवर्नमेंट सेक्टर को एग्जम्पशन देता है, और बाकी ओके अलग से इन्होंने कुछ एडिशनल एग्जम्पशंस दिए जो ये प्राइमरी एग्जम्पशंस में कवर नहीं होते हैं। तो देखो, इन्होंने जो सीरियल नंबर 6 में एग्जम्पशन दिया वो क्या दिया, ऑल सर्विसेज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एग्जम्प्टेड। यानी मैसेज ये दिया कि सारी सर्विसेज जो है गवर्नमेंट देगी वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन उसको 4 एक्सेप्शंस डाल दिए। ओके, एक था ओके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला, दूसरा यहाँ पे वेसल और एयरक्राफ्ट, और थर्ड ट्रांसपोर्ट और गुड्स पैसेंजर, और बिजनेस एंटिटी वाला। तो ऐसे टोटल 4 एक्सेप्शंस उन्होंने डाल दिए कि ये 4 केसेस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और ये 4 केसेस में टैक्सेबिलिटी आएगी। तो चलिए, इसमें से पहला एक्सेप्शन मैं बिजनेस एंटिटी वाला ले लेता हूं। तो बेटा, अगर आप ब्रॉड सेंस में ये एंट्री रीड करते हो और एक्सेप्शन को भी रीड करते हो, तो गवर्नमेंट ये मैसेज दे रही है कि भाई हमने जो ऑल सर्विसेज एग्जम्पशन दिया वो जनरल पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में दिया, क्योंकि अगर बिजनेस एंटिटी को दिया तो वो तो टैक्सेबल होगा, मतलब जनरल पब्लिक को दिया तो एग्जम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी ये टैक्सेबल रहेगी। और यहाँ पे रिवर चार्ज चैप्टर में हमने देखा था, अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है तो वो केस में रिवर चार्ज बिजनेस एंटिटी पे आएगा, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, आपको याद होगा। तो यस, बिजनेस एंटिटी को देगा तो हु विल पे द टैक्स, टैक्स यहाँ पे बिजनेस एंटिटी पे करेगी। इसमें एक स्पेशल डिस्कशन भी हमने आरसीएम चैप्टर में देखा था। चलो बताओ कौन सा। ओके, अगर आपको याद होगा तो आरसीएम चैप्टर में हमने ये देखा था कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी दे रही है, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही होगी तो रिवर चार्ज है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रही होगी तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही उसका टैक्स देगा। तो ये हमने यहाँ क्लैरिटी देख ली कि भाई बिजनेस वालों को दिया तो टैक्स आएगा, रिवर चार्ज में आएगा, और ये रिवर चार्ज में जो टैक्स आएगा इसमें रेंटिंग का स्पेशल डिस्कशन देख लिया। लेकिन और 3 ऐसे केसेस है जहां रिवर चार्ज नहीं, वहां जहां फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स देगी और उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो कौन सी 3 केसेस है जहां पे फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स देगी? तो पहला, सर्विस सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विस देगा तो वो सिचुएशन में टैक्स आएगा। लेकिन यहाँ ये जो एक्सेप्शन है कि टैक्सेबिलिटी का, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने सीरियल नंबर 24C में एक एग्जम्पशन दिया है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड की है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बहुत ही बेसिक सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बिजनेस लाइक सर्विसेज। तो यहाँ पे बेसिक मतलब पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जिसका वेट 10 ग्राम से कम है। ओके, तो ये जो बेसिक सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देगा तो ये एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी सारी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की टैक्सेबल होगी। अब आपका एक सवाल होगा, सर ओके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाकी क्या सर्विसेज देता है सर? ओके, तो भाई यहाँ पे स्पीड पोस्ट सर्विस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, एजेंसी सर्विसेज, ऐसी
बहुत सी बिजनेस लाइक सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्पीड पोस्ट सर्विस वो किसी को भी दे, वो ओके बिजनेस वाले को दे, जनरल पब्लिक को दे, फॉरवर्ड चार्ज में, आरसीए में याद करो, फॉरवर्ड चार्ज में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही उसका टैक्स देगा। ओके, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज एक्सेट्रा। तो बेसिक ये सर्विसेज छोड़ के यहाँ पे अदर कोई भी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देगा तो वो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स देगा। सेकंड, ओके, सर्विस बाय इंडियन रेलवे। ओके, ख्याल रखना इंडियन रेलवे की सारी सर्विसेज यहाँ एक्सेप्शन में डाली हुई है, मतलब ही टैक्सेबल होगा, लेकिन उसको आगे कुछ छोटे छोटे एक्टिविटी के लिए एग्जम्पशन दिया है। पर अभी तो इंडियन, पहला थॉट ये रखना कि इंडियन रेलवे की सारी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में, आई रिपीट क्या कहा मैंने, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहा है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंग्स ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज पोर्ट और एयरपोर्ट पे देता है। ओके, यहाँ पे इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट, नेविगेशन सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, नंबर ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट देता है। तो वो सर्विसेज अगर गवर्नमेंट दे रहा है एट पोर्ट और एयरपोर्ट तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स पे करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट की अगर गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी और वो कहीं ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एग्जम्पशन नहीं होगा, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमने देखा उसमें एग्जम्पशन में नहीं होगा, तो वो सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि वो टैक्सेबल रहेगा। लेकिन हाँ, जैसे अब बात करें हम रेलवे की, रेलवे में एसी क्लास और फर्स्ट क्लास ही टैक्सेबल है, बाकी तो एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्ट ही रहेगा। जहां टैक्सेबिलिटी आती है वहां पे गवर्नमेंट ने क्यों ना सर्विस दिया हो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। तो देखो ये जो 4 एक्सेप्शंस मैंने आपको पढ़ाए जहां टैक्सेबिलिटी आती है, इसमें बिजनेस एंटिटी वाला जो एक्सेप्शन है तो वो रिवर चार्ज में आएगा सब्जेक्ट टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और बाकी तीनों एक्सेप्शन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड, ये 3 एक्सेप्शन जो है ये फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। और ये सर्विस किसी को भी दो, ये सर्विस जनरल पब्लिक को दो या बिजनेस एंटिटी को दो या किसी को भी दो, ओके, यहाँ फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स दिया जाएगा। ओके, तो चलो एक छोटे बच्चे को भी अगर स्पीड पोस्ट सर्विस दिया तो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स होगा, या इसी क्लास में अगर एक छोटा बच्चा भी बैठता है तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स देगी, ये रिवर चार्ज में नहीं आएगा। ओके, ये क्राइटेरिया हमने रिवर चार्ज में भी देखा था, अगर वो आपको चार्ट याद होगा तो चलिए, ये जो सीरियल नंबर 6 था ये प्राइमरी एग्जम्पशन एंट्री थी गवर्नमेंट की, लेकिन ओके गवर्नमेंट ने कुछ अलग से भी एग्जम्पशन दिए, मतलब जो ये प्राइमरी एग्जम्पशन में कवर नहीं होते हैं उसका एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने अलग से दिया। ओके, ऐसे बहुत सारे छोटे एग्जम्पशन है गवर्नमेंट के, मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन जो है इसमें कवर कर लो। ओके, हाँ कोई अगर 1-2 एग्जम्पशन जो मुझे नहीं इंपॉर्टेंट लगे लेकिन आपको लगते तो आपने इसमें, मैंने आखिरी पेज ब्लैंक पेज दिया है उसमें ऐड कर देना, ठीक है। चलिए अब देखो दोस्तों यहाँ पे और कौन से एक्स्ट्रा एग्जम्पशन है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला सीरियल नंबर 7 का एग्जम्पशन है। जैसे आपको याद है लॉयर के केस में अगर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट लीगल सर्विस बिजनेस एंटिटी को देती है और जो रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है, एक बात सुनो मेरी बात, जो रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बिलो थ्रेशोल्ड है, तो वो केस में व्हाट एवर द सर्विस टेकन इन करंट ईयर वो एग्जम्प्ट रहेगा। सिमिलर एग्जम्पशन गवर्नमेंट को दिया, मतलब अगर गवर्नमेंट अगर छोटी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, चाहे कोई पान शॉप वाला है, कोई स्टेशनरी शॉप है, कोई रोड साइड शॉप लगा रहा है, कोई किसी का ठेला है, ओके, और गवर्नमेंट उसको सर्विसेज दे रहा है, ओके, गवर्नमेंट यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है व्हाट एवर में भी, मतलब एक्सेस दिया व्हाट एवर इट में भी, पर वो बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ओके, बिलो थ्रेशोल्ड है, कम ऑन क्या कहा मैंने, बिलो थ्रेशोल्ड है बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर, तो वो केस में यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज दिया बिजनेस एंटिटी को उसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये थ्रेशोल्ड बेस एग्जम्पशन अलग से दिया गया। लेकिन एक बात कहूं क्या आपको, क्या ये थ्रेशोल्ड बेस एग्जम्पशन के 2 एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, कौन से 2 एक्सेप्शंस हैं? ओके, यहाँ पे एक है स्पेसिफिक सर्विसेज वाला, मतलब कौन सी स्पेसिफिक सर्विसेज, आपने अगर मेरा चार्ट देखा होगा तो सेकंड वाला पार्ट स्पेसिफिक सर्विस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, रेलवे का, नेक्स्ट वेसल और एयरक्राफ्ट का, एंड लास्ट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाली सर्विसेज है ये ओके थ्रेशोल्ड बेस एग्जम्पशन में नहीं रहेगा। मतलब ओके अगर कोई स्पीड पोस्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विस दे रही है तो बिजनेस एंटिटी को दे या किसी को भी दे, व्हाट एवर द टर्नओवर ऑफ द रेसिपिएंट, उससे कोई लेना देना नहीं, ओके, वो टैक्सेबल होगी। मतलब ही ये थ्रेशोल्ड बेस एग्जम्पशन स्पेसिफिक क्राइटेरिया में जो 3 कैटेगरीज आती है, ओके, वहां एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां टैक्सेबल होगा। दूसरा ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ लो यहाँ पे गवर्नमेंट एक शॉप रेंट पे दे रही है और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
तो वो केस में, या लोकल अथॉरिटी रेंटिंग पे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो केस में मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर ऑफ रिसिपिएंट। मतलब ये हुआ कि अगर रेंट, ओके, मतलब जो रिसिपिएंट है, छोटा रिसिपिएंट है और उसको रेंट पे शॉप दिया, ओके, तो क्यों ना उसका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड होगा। ओके, कोई चार्ट वाला है और चार्ट वाले को शॉप पे रेंट पे दिया लोकल अथॉरिटी ने, क्यों ना टर्नओवर बिलो 20 लाख हो, लेकिन वो सिचुएशन में रेंट होगा और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स होगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाए तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स देगी। तो ये दो केस एक्सेप्शन है, ये ध्यान से सुनना। उसके बाद में सीरियल नंबर 9 अगर हम देखें तो और एक एग्जम्पशन दिया है और वो है इनवॉइस बेस एग्जम्पशन। अभी इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले थ्रेशोल्ड बेस एग्जम्पशन देखा। अब इनवॉइस बेस एग्जम्पशन मतलब क्या, अगर गवर्नमेंट किसी को भी सर्विस देता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट किसी को भी सर्विस देता है और वो इनवॉइस की वैल्यू डज नॉट एक्सीड 5000, मतलब 5000 और लेस है, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, सुनो मेरी बात, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, तो ये 5000 की लिमिट इन ऑफ फाइनेंशियल ईयर देखी जाएगी। ओके, तो अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है तो ट्रांजैक्शन वाइज देखी जाएगी, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगी तो इन ऑफ फाइनेंशियल ईयर देखी जाएगी। तो ये अगर 5000 तक गवर्नमेंट यहाँ पे बिल बनाता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगेन ये 5000 वाला एग्जम्पशन किसको अप्लीकेबल नहीं है, जो स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विसेज दे रहा है, वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विसेज, या गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड होगी, ओके, या इंडियन रेलवे कोई सर्विसेज दे रहा होगा, तो वो केस में ये 5000 का ओके एग्जम्पशन वहां अप्लीकेबल नहीं होगा, वहां फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही पूरा टैक्स देगा। नाउ अब ये तो हमें यहां समझ गया। अब आपका एक सवाल होगा, सर जैसा आपने दो एग्जम्पशन पढ़ा है, एक थ्रेशोल्ड बेस एग्जम्पशन जिसके दो एक्सेप्शन थे, एक स्पेसिफिक सर्विसेज और दूसरा रेंटिंग, और एक ओके इनवॉइस बेस एग्जम्पशन जो यानी इतने वैल्यू तक का कोई भी इनवॉइस होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा। सर ये बताओ, तो ये जो 5000 इनवॉइस बेस एग्जम्पशन है, व्हाट अबाउट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ये एग्जम्पशन मिलेगा क्या? तो यस, क्योंकि एक्सेप्शन में रेंटिंग नहीं है, जैसे थ्रेशोल्ड के एक्सेप्शन में रेंटिंग है, लेकिन यहाँ के एक्सेप्शन में रेंटिंग नहीं है। मतलब अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है और उसका पर इनवॉइस वैल्यू 5000 से कम होगा, और अगर वो कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस होगा तो पूरे साल का इनवॉइस वैल्यू 5000 से कम होगा, तो वो केस में एग्जम्पशन मिलेगा। इसलिए चार्ट में करेक्शन कर लेना, वहां गलती से मैंने टैक्सेबल लिखा है, उसको एग्जम्पशन कर देना, उसको एग्जम्पशन कर देना। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो, ये हमारा एग्जम्पशन हो गया, डन 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 डन। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, ओके, रेलवे से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ा है कि इंडियन रेलवे की सर्विसेज एक्सेप्शन में है, और इंडियन रेलवे अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो टैक्सेबिलिटी है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने अलग से एग्जम्पशन दिया है। ओके, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, स्टार करना। अब कौन सी एक्टिविटी को गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया भाई साहब? तो पहला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेलवे टू इंडिविजुअल, आई रिपीट अंडरलाइन इंडिविजुअल, बाय वे ऑफ सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, प्लेटफॉर्म टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग एंड वेटिंग रूम्स, उसके अगर कोई चार्जेस हो गए तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लॉक रूम सर्विसेज, जहां आप अपनी बैग्स रखते हो, उसके कोई चार्जेस हो गए तो जीएसटी नहीं लगेगा। और बैटरी ऑपरेटेड सर्विसेज, कार सर्विसेज, जैसे एयरपोर्ट पे आपको बैटरी ऑपरेटेड कार हेल्प करती है, वैसे अभी प्लेटफॉर्म पे भी अगर बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज होगी, ओके, और उसके कुछ चार्जेस हो गए तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। ये एग्जम्पशन अच्छे से याद करके जाना। उसके बाद में इंट्रा रेलवे ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफरेंट जोन्स, ओके, डिविजन्स आर एग्जाम, मतलब एक जोनल डिवीजन दूसरे जोनल डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे, ओके, मतलब वेस्टर्न जोन साउथर्न जोन को सर्विस दे रहा है, ओके, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में एसपीवी की सर्विसेज। अब ये एसपीवी क्या है, मैं आपको बता दूं, एसपीवी एक स्पेशल एंटिटी, यानी गवर्नमेंट क्या हो रहा है, रेलवे का इंफ्रा प्राइवेटाइज कर रही है। ओके, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक एंटिटी बनाई एसपीवी, जो बड़े बड़े यहाँ पे भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे पैसा जमा करेगी, पुल करेगी, जैसे टाटा हुआ, अदानी हुआ, अंबानी हुआ, ओके, जो रेलवे इंफ्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे उनका पैसा लेगी और इससे रेलवे इंफ्रा बनाएगी। देखने रही हो क्या आप, अभी के प्लेटफॉर्म कितने अच्छे अच्छे हो गए, ओके, यानी कितना इंप्रूवमेंट हो गया। तो अब तो वंदे भारत आ रही है, तो उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म भी बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रेलवे इंफ्रा के लिए ओके पैसा पुल करेगी। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जम्पशन दिया कि कोई एसपीवी होगा, एसपी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल, ऐसी एंटिटी जो गवर्नमेंट ने बनाई जो पैसा पुल करेगी और रेलवे इंफ्रा बढ़ाएगी। अगर कोई एसपीवी अब कोई इंफ्रा बनाती है और वो इंफ्रा गवर्नमेंट को देती है फॉर कंसिडरेशन, तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और वो जो इंफ्रा एसपीवी ने बनाया और गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट उसको ऑपरेट और मेंटेन करेगी, तो गवर्नमेंट जो उसको ऑपरेट और मेंटेन करेगी तो उसके भी कंसिडरेशन पे जीएसटी नहीं आएगा। इन शॉर्ट, एसपीवी गवर्नमेंट को दे या गवर्नमेंट एसपीवी को दे, ओके, इनके एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं आएगा। डन 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 डन, यही ना बात। चलो
तो हम रेलवे सेक्टर की ये 3 एग्जम्पशंस जो है ओके मैंने आपको बताया। और इसके अलावा रेलवे की सारी सर्विसेज जो रहेगी रेलवे डिपार्टमेंट की वो टैक्सेबल रहेगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके चलो, उसके बाद में कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी देगा, जैसे इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट सर्विस एग्जम्प्ट है, वीजा ड्राइविंग लाइसेंस एग्जम्प्ट है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के जो चार्जेस लगेंगे वो एग्जम्प्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के चार्जेस गवर्नमेंट के जो लगेंगे वो एग्जम्प्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट सीरियल नंबर 47 क्या कहता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और एलए मतलब लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के अंडर में आपको रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है, मतलब फैक्ट्री एक्ट के अंडर में, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंडर में, या इंडिया के किसी भी लॉ के अंडर में अगर आपको रजिस्ट्रेशन फीस लग रही होगी तो वो रजिस्ट्रेशन फीस पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। या गवर्नमेंट अगर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ और सेफ्टी ऑफ वर्कर, कंज्यूमर और पब्लिक एट लार्ज, कंज्यूमर, वर्कर और पब्लिक के लिए अगर गवर्नमेंट को कोई सेफ्टी चेक या कैलिब्रेशन ओके या किसी भी टाइप का प्रोटेक्शन एक्टिविटी करना पड़े जिसके गवर्नमेंट चार्जेस लेती है, तो वो केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज गवर्नमेंट की। कुछ और एंट्रीज है, जैसे अगर एक गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है तो उसको एग्जम्पशन है। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है, लोकल अथॉरिटी दूसरे लोकल अथॉरिटी को दे रही है, स्टेट सेंट्रल को दे रहा है, सेंट्रल स्टेट को दे रहा है, तो ये एक्टिविटी एग्जम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लिक्विडेटेड डैमेजेस, इस पे आ सकता है। बहुत सी बार जो गवर्नमेंट्स बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देती है ना, तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट का सुनना, गवर्नमेंट जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देती है तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट का गवर्नमेंट जो है अगर विद इन टाइम परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो उसके डैमेजेस काटती है। अब हमने क्या देखा, अगर कोई तुमने टॉलरेंस के चार्जेस लिए, अब डैमेज काटना है ना, क्या हुआ, लिक्विडेट डैमेज करना मतलब टॉलरेंस के चार्जेस हुए, तो अगर आपने कोई टॉलरेंस के चार्जेस दिए तो वो सप्लाई सर्विस माना जाता है। ओके, ये हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था। तो ऐसे सिचुएशन में लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर गवर्नमेंट कोई किसी की काटती है या स्पेशल अमाउंट लेती है फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट काटती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, गवर्नमेंट को उसका जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अगर आपने कोई राइट इंफॉर्मेशन ली जिसके चार्जेस पे किए, जैसे आप अपना पेपर इवेल्युएशन पेपर बुलाते हो 10 रुपए देके, तो 10 रुपए पर जीएसटी नहीं आएगा अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके चलिए, अब इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड 3 सर्कुलर है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ के जाना चाहिए। पहला, ओके 2023 का एक सर्कुलर है, अकोमोडेशन सर्विस डिफेंस मेस दे रही है। अब डिफेंस ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और डिफेंस मेस अकोमोडेशन सर्विस दे रही है टू अ पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब इंडिविजुअल को यहाँ पे अकोमोडेशन सर्विस दे रही है और डिफेंस मेस दे रही है, तो वो केस में यहाँ पे एग्जाम रहेगा, पर वो ऐसे पर्सन को दे जो बिजनेस एंटिटी नहीं है। दूसरा बेटा, यहाँ पे एक सर्कुलर है जो 2024 का है, और वो सर्कुलर क्या है देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग लोन बाय ओवरसीज एफिलिएट टू इंडियन एफिलिएट और बाय अ पर्सन टू अ रिलेटेड पर्सन। अच्छा, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये एकदम सेपरेट सर्कुलर है, लेकिन इसके नीचे का सर्कुलर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, पहले वो पढ़ा देता हूं। रेरा इज कंसिडर एज गवर्नमेंट अथॉरिटी, सुनो, रेरा इज कंसिडर एज गवर्नमेंट अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कलेक्शन ऑफ रेरा आर एग्जाम्प्ट। रेरा अगर आपको पता होगा तो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी माना जाएगा और जो भी कलेक्शन गवर्नमेंट अथॉरिटी कहेगा वो एग्जाम्प्ट रहेगा। चलिए, अब मैं ये लेता हूं कि लोन ऑफ ओवरसीज एफिलिएट ओके टू इंडियन एफिलिएट। अब बहुत सी बार क्या होता है कि ओवरसीज तुम्हारी ब्रांच होगी या एफिलिएट होगा और वहां से वो लोन देती है आपके इंडियन एफिलिएट को। तो अगर ओवरसीज की आपकी ब्रांच या एफिलिएट है और वो इंडियन एफिलिएट को लोन दे रही है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट का ये कहना था कि भाई इसमें जो है लोन दिया जा रहा है, इंटरेस्ट पे तो ठीक है, जीएसटी आता नहीं, पर जो प्रोसेसिंग होता है ओके, प्रोसेसिंग पे नोशनल जीएसटी लगाया जाए, जबकि ये दोनों एफिलिएट ने प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगाए। लेकिन डिपार्टमेंट का ये कहना था कि अगर ये बैंक होता, सुनो, डिपार्टमेंट का ये कहना था कि अगर ये बैंक से लोन लिया जाता तो प्रोसेसिंग चार्जेस लगता, अब बाहर की बैंक आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लगाती, बाहर की बैंक आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लगाती, तो वो इंपोर्ट सर्विस माना जाता, और अगर वो इंपोर्ट सर्विस माना जाता तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी आता ना। अब ये चलो ठीक है, ये आपका एफिलिएट है, आपका एफिलिएट है, इसने प्रोसेसिंग फीस नहीं लगाई, तो हम नोशनल प्रोसेसिंग फीस पर जीएसटी लगाएंगे। तो यहाँ पे सीबीआईसी ने कहा नहीं, अगर यहाँ फॉरेन एफिलिएट ने कोई भी प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं चार्ज किए और कंसिडरेशन नहीं है, तो वो केस में जीएसटी नहीं आएगा और पैरा 4 में आप इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाओगे, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। लेकिन हाँ, कंसिडरेशन चार्ज किया होगा तो फिर ये पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 में इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट
ओके फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस में कवर होगा और इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगेगा। तो ये हमने देख लिया। चलिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस कवर कर लिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब देखो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ मेरे चार्ट का। इंपॉर्टेंट के ऊपर आपका फोकस आ गया, मतलब आप डीफोकस नहीं होगे, इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में आ सकती है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने आखिरी में सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन होने के बाद अगर आप देखोगे तो अदर एग्जाम्शन करके एक टाइटल दिया है। अब ये अदर एग्जाम्शन मतलब क्या कि भाई वो इसमें से जो है ओके आपने रीड कर लेना, पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्शंस मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, अभी हमारे रिवीजन में हम कवर कर लेंगे। ओके बाकी एग्जाम्शन आप अपने कॉन्सेप्ट बुक से, आई रिपीट आपके अपने कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ लेना। ओके तो ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर के इंपॉर्टेंट एग्जाम्शंस तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, स्पोर्ट्स सेक्टर। स्पोर्ट्स सेक्टर में क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं। ओके अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी होगी, मेरी बात सुनना, क्या रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी होगी और उस रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को प्लेयर, ध्यान सुनना, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर, अगर ये लोग एज अ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट्स सर्विसेज देते हैं, एज अ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट्स सर्विसेज दे रहे हैं किसको, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन इतने ही पर्सन को एग्जम्प्ट रहेगा। अगर सिलेक्टर होगा तो टैक्सेबल, कमेंटेटर होगा तो टैक्सेबल। ओनली प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर उनको एग्जम्पशन रहेगा। और सेकंड, एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी अगर अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विसेज दे रही है तो उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एग्जम्पशन है। थोड़ा मैं आपको ये कहूंगा कि ये एग्जम्पशन कौन से बुक से पढ़ के चले जाना। ओके और वो है कंस्ट्रक्शन इरेक्शन इंस्टॉलेशन एज अ ओरिजिनल वर्क ऑफ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। अब मैं थोड़ा आपको रिवाइज करके देता हूं। अगर कोई भी इंडिया का कॉन्ट्रैक्टर जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, आई रिपीट मैंने क्या कहा, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बुक अगर बाजू में ओपन करके रखी होगी तो थोड़ा मेरे साथ पढ़ लेना। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट एज अ ओरिजिनल वर्क होगा। अब सर व्हाट डू मीन बाय ओरिजिनल वर्क, मतलब तुमने स्टार्ट से लेके पूरा बांधा या कोई अबेंडन प्रॉपर्टी तोड़ के बांधा, तो अगर ओरिजिनल वर्क होगा और कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, इसमें रिपेयर वगैरह नहीं आएगा, तो ये 4 एक्टिविटी होगी एज ओरिजिनल वर्क। और कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको आपके प्लॉट पे एक पूरा यूनिट बना के दे रहा है जो एज अ सैंक्शन सिंगल यूनिट है, पूरा घर बना के दे रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा। आई रिपीट, वो कॉन्ट्रैक्टर सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन ये जो है ये प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आई रिपीट, ये जो है ये प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और ओरिजिनल वर्क टू अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, ये तो आप देख रहे हैं बहुत से स्टार्टअप है, ओके एक बिजनेस चालू करते हैं एज अ गोइंग कंसर्न, वैल्यूएशन करते हैं और बेच देते हैं। ओके तो अगर किसी ने, ये बहुत अच्छा बिजनेस है विदाउट जीएसटी, अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ओके समझ लो वी स्मार्ट ने यहाँ पे 500 करोड़ में अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया एज अ गोइंग कंसर्न, तो ऐसे केस में 500 करोड़ पे जीएसटी नहीं आएगा। ओके तो कोई भी बिजनेस अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ओके सेल हो रहा है एज अ बिजनेस गोइंग कंसर्न सेल हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा एग्जाम्पशन है। ये याद रखना, आज के जमाने में ये एग्जाम्पशन काम का है क्योंकि लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ओके तो बिना जीएसटी का अच्छा प्लानिंग है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर कोई कंपनी दुबई में एग्जीबिशन कैरी आउट कर रही है और उसमें आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस रखी जा रही है, या आपने रोबोट बनाया वो दुबई में रखा जा रहा है, तो आपको जो सर्विस वो दे रहा है, ओके फॉर एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है, ओके और वो सर्विस पे यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट, सीरियल नंबर 77 एंड 77A, ये जो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, ये एक अच्छी एंट्री है, ध्यान दो। अब ये क्या इस पे हो सकता है कि वो क्वेश्चन बना के आपको पूछे, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, सुना, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी, या आपकी नॉन प्रॉफिट एंटिटी होगी और ये अपने मेंबर को सर्विसेज दे रही है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर को सर्विस दे रही है बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चार्ज या शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या, इंडिया की सारी ट्रेड यूनियंस, ओके इंडिया के अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अपने मेंबर को जो मंथली चार्जेस लेती है, ओके जो रिम्बर्समेंट कॉमन खर्चे के रिम्बर्समेंट चार्जेस लेती है, ओके उस पर जीएसटी नहीं आएगा। इवन दो सेक्शन 771 ए कहता है
कि एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अगर अपने ही मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सप्लाई करे फॉर कंसिडरेशन तो वो सप्लाई माना जाएगा, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया गया है। अब इसमें और एक एग्जम्पशन है जो हमारे काम का है, RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और हाउसिंग सोसाइटी। ये एग्जम्पशन ध्यान से देखना, अगर इंडिया की कोई भी हाउसिंग सोसाइटी या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पे अपने मेंबर से मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ले रहा है, तो अपने मेंबर से जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ले रहा है 7,500 पर मंथ पर मेंबर, ओके, एग्जम्पशन रहेगा। आई रिपीट, 7,500 पर मंथ पर मेंबर एग्जम्पशन रहेगा। जो एग्जम्पशन है ये स्पेसिफिकली जो कॉमन एक्सपेंसेस हुए गुड्स और सर्विस के, जिसको हम मंथली मेंटेनेंस चार्जेस कहते हैं फॉर कॉमन एक्सपेंसेस, इसको ही मिलेगा। मतलब हाउसिंग सोसाइटी या कोई भी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बाकी एक्टिविटी करता है, मतलब कोई डांस प्रोग्राम होगा उसके टिकट चार्जेस हो गए, कोई इवेंट होगा, एग्जीबिशन होगा उसके चार्जेस हो गए, तो वो टैक्सेबल है। ये सिर्फ जो कॉमन मेंटेनेंस का खर्चा है उसको 7,500 पर पर्सन पर मंथ एग्जम्पशन दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन जो 7,500 है वो उसके रिलेटेड। नाउ पहला, सप्लाई सर्विस बाय आरडब्ल्यू टू इट्स मेंबर फॉर कंट्रीब्यूशन अप टू 7,500 पर मंथ पर मेंबर आर एग्जाम। अब दूसरा है कि सर समझ लो मेरी हाउसिंग सोसाइटी है और मेरे हाउसिंग सोसाइटी में ज्यादा नहीं 10 बंगलोज है, पर सबका मेंटेनेंस 10,000 है, मतलब 7,500 से ज्यादा है, लेकिन मेरा हाउसिंग सोसाइटी का एग्रीगेट टर्नओवर 20 के नीचे है। तो अब ऐसे केस में 7,500 से ज्यादा हो गया तो ये वाला एग्जम्पशन तो नहीं मिलने वाला, लेकिन जो हमारा थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन है एग्रीगेट टर्नओवर वो मिल जाएगा और अल्टीमेटली इसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड बचा लेगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे थर्ड, अगर आरडब्ल्यूए टैक्स दे रहा है क्योंकि उसका कोई पर मेंबर जो है 7,500 से ज्यादा जा रहा है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर भी ज्यादा जा रहा है और वो टैक्स दे रहा है, तो अगर टैक्स दे रहा है तो क्रेडिट ले सकता है क्या? तो बिल्कुल वो क्रेडिट ले सकता है इनपुट्स कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज से, सब्जेक्ट टू रूल 42 43 ऑफ द आईटीसी, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये सीलिंग लिमिट ओके जो लगेगी 7,500 शैल अप्लाइड फॉर ईच रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। मतलब क्या? समझ लो कोई हाउसिंग सोसाइटी में आपके नाम पे 2 अपार्टमेंट है, तो आप मेंबर एक ही है पर 2 अपार्टमेंट है, तो क्या दोनों मिला के 7,500 होगा क्या? नहीं, फॉर ईच अपार्टमेंट ये एग्जम्पशन दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट, अगर कोई मेंबर का यहाँ पे मंथली मेंटेनेंस 9,000 है समझ लो, तो मंथली मेंटेनेंस अगर 9,000 है तो ये सिचुएशन में 9,000 माइनस 7,500 होगा या टोटल 9,000 पे जीएसटी आएगा? तो अब भाई साहब टोटल 9,000 पे यहाँ पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने देखा रिगार्डिंग टू आरडब्ल्यूए। चलो ये तो एग्जम्पशन आप रीड कर लो तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाना यहाँ पे, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई इंडिविजुअल फार्मर को नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स दिए फॉर एग्रीकल्चर तो वो एग्जम्पशन रहेगा। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी अगेंस्ट कंसिडरेशन in the form of grant to another government or local authority received from the government or LA. हाँ, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। अगर कोई भी गवर्नमेंट को ग्रांट के अगेंस्ट में सर्विस, गवर्नमेंट एंटिटी होगी और ग्रांट मिली और उसके अगेंस्ट में सर्विस दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ओके, सर्विस बाय ओल्ड एज होम रन बाय गवर्नमेंट एंटिटी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन 12 ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू रेसिडेंट जिसकी एज 60 या अबव होगी, जिसमें कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर होगा एंड कंसिडरेशन इंक्लूड्स बोर्डिंग लॉजिंग मेंटेनेंस चार्जेस। यहाँ लॉजिंग कर देना, बोर्डिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, तो वो केस में यहाँ पे एग्जम्पशन रहेगा। अब देखो एक बात समझ लो, अगर कोई यहाँ पे ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम गवर्नमेंट रन कर रहा है या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो सेक्शन 12 और AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है और वो यहाँ पे चैरिटेबल ये ओल्ड एज होम रन कर रही है जिसमें 60 या अबव के ऊपर के लोग हैं, और अगर ये गवर्नमेंट या फिर चैरिटेबल एंटिटी ये जो है यहाँ 25,000 पर मंथ पर पर्सन या उससे कम चार्ज कर रही है कंसिडरेशन, जो बोर्डिंग लॉजिंग पूरा इंक्लूडेड रहेगा
उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, हाँ सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में देख लो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप मतलब वो राशन में जो आपको गुड्स सर्विसेज सप्लाई होते हैं, तो वो राशन का जो कमीशन मिलता है उसको एग्जम्पशन है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला 2 स्टार करना, ये 2-3 बार पूछा है। सप्लाई ऑफ प्योर सर्विस और कंपोजिट सप्लाई वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट less than or equal to 20% of total value of supply made to government or local authority in relation to functions entrusted under article 243G और 243W। ये वाला समझ लो, अगर इंडिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को सप्लाई करता है, अगर वो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा या लेबर प्लस गुड्स में कंपोजिट सप्लाई में गुड्स का एलिमेंट 25% से ज्यादा नहीं होगा, मतलब पहला लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा या कंपोजिट होगा तो गुड्स का एलिमेंट 25% से ज्यादा नहीं होगा, और वो ऐसे फंक्शंस कर रहा है जो आर्टिकल 243W और G में कवर्ड है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो केस में एग्जम्पशन होगा। मतलब क्या, रोड लाइट्स खराब हो गए, एक कॉन्ट्रैक्टर ने लोकल अथॉरिटी को सर्विस दिया और रोड की जो लाइट्स रिपेयर कर रहा है, वो आर्टिकल 243W और 243G में कवर्ड है। तो वो जो रोड लाइट्स वो रिपेयर कर रहा है ना, ओके, वो अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एग्जाम, या फिर कंपोजिट होगा, गुड्स प्लस सर्विस का होगा और गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं होगी कंपोजिट में, तो वो एग्जाम। अगर गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा होगी तो वो टैक्सेबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, ये भी पढ़ के जाना। ओके, तो अगर इस टाइप की सर्विसेज होगी तो वो एग्जाम रहेगा। नाउ इंश्योरेंस स्कीम वेयर टोटल प्रीमियम इज पेड बाय गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ये सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है और उसका पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है, समझ लो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस है या गवर्नमेंट का कोई ग्रुप इंश्योरेंस होगा जिसमें पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट दे रही है, तो उस प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ये भी पढ़ के जाना। अच्छा है, नेक्स्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गवर्नमेंट वेयर फॉर विच 75% और मोर एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट, मतलब इंडिया के जितने भी सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे, जैसे मैंने गवर्नमेंट के जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए, तो गवर्नमेंट के जीएसटी डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए, ये जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम लूंगा गवर्नमेंट में, अगर इस एम्प्लॉय के इसमें गवर्नमेंट खर्चा कर रही है और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 75% या उससे ज्यादा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी पैसा लेती है, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में गवर्नमेंट जो है 75% या उससे ज्यादा खर्चा कर रही है, जो पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है, ओके, बाकी थोड़ा बहुत एम्प्लॉय से आएगा, तो वो केस में यहाँ पे एग्जम्पशन रहेगा। बाकी तो ठीक है बेटा। हाँ, अब यहाँ और कोई इंपॉर्टेंट, बाकी तो मुझे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। ओके, ये बाकी आप रीड कर सकते हो। हाँ, इधर आ जाओ। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपको जीएसटी नहीं आएगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्प्ट है। इवन जो आपका यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो रेंटिंग ऑफ मीटर, टेस्टिंग इक्विपमेंट, कनेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, शिफ्टिंग मीटर और इशूइंग डुप्लीकेट बिल, ओके, दिस हेल्प यूटिलिटी सर्व देयर कस्टमर। मतलब क्या, बहुत सी बार आपको स्टेट बोर्ड जो है मीटर चार्जेस लगाता है, टेस्टिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी चार्जेस, शिफ्टिंग मीटर, ऐसे अगर वो चार्जेस लगाता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस फंडेड बाय ग्रांट सप्लाइड बाय गवर्नमेंट एंटिटी और नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। तो अगर रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड हो रही है फंडेड बाय ग्रांट सप्लाइड बाय गवर्नमेंट एंटिटी, मतलब कोई भी इंडिया का रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विस देगा जो फंडेड बाय ग्रांट है और वो ग्रांट गवर्नमेंट एंटिटी से या नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी से आई होगी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी तो ठीक है, आपने पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस नीचे दिए मैंने, वो देख लो। IVF आर कवर्ड अंडर द हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है, IVF हेल्थ केयर ही माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ, हाँ,
ये वाला अंडरलाइन करो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गेस्ट एंकर इन लिeu ऑफ ऑनोरेरियम आर टैक्सेबल। कोई गेस्ट एंकर कॉलेज में जाके एज अ ऑनोरेरियम अमाउंट लेता है तो वो टैक्सेबल रहेगा। बाकी तो ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने कवर कर लेना है। और एक सर्कुलर है, सप्लाई प्योर सप्लाई सर्विस एंड कंपोजिट सप्लाई बाय वे ऑफ हॉर्टिकल्चर वर्क where value of goods constitute less than or equals to 25% of total supply made by CPWD are eligible for exemption। मतलब वो भी गवर्नमेंट यहाँ पे अथॉरिटी मानी जाएगी, और अगर कंपोजिट में गुड्स पार्ट्स 25% से कम है तो उसको एग्जाम्शन दिया जाएगा। ओके, चलिए, ये तो हमने यहाँ पे देखा बेटा अबाउट द एग्जाम्शन। लेकिन अब आपको अमेंडमेंट्स भी पढ़ना है। ओके, तो अमेंडमेंट्स जो है मैंने चार्ट से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो जिन्होंने मेरी लास्ट बैच ली, चार्ट यहाँ तक होगा। अब आपको मैंने अमेंडमेंट लेक्चर जो है, अमेंडमेंट लेक्चर दिया हुआ है, थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर के चैनल पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल लिंक जो है मेरी ज्वाइन कर लेना। ओके, जहाँ अमेंडमेंट का लेक्चर भी मैंने अपडेट किया हुआ है। तो यस, वो अमेंडमेंट थोड़ी सी अमेंडमेंट है 10-12 पेजेस की, इस बार आपके मे एग्जाम के लिए वो अमेंडमेंट जरूर आपको देख के जाना है। चलिए, तो मैं फटाफट अमेंडमेंट यहाँ पे रिकैप करवा देता हूँ, पर अमेंडमेंट लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। तो अमेंडमेंट में थोड़ी रिकैप करवा देता हूँ आपको। एग्जाम्शन चैप्टर में अमेंडमेंट क्या हुई, ओके, मैं रिकैप करवा रहा हूँ डिटेल विथ क्वेश्चंस। आपको मेरा अमेंडमेंट देखना पड़ेगा। पहला, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर पढ़ाया, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या पढ़ाया, अगर रोड ट्रांसपोर्ट होगा तो जीटीए और कुरियर टैक्सेबल है, पर बाकी सारा रोड ट्रांसपोर्ट एग्जाम्प्ट है। और दूसरा नेक्स्ट, इनलैंड वाटरवे एग्जाम्प्ट है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने ऐड किया, और वो एक्सप्लेनेशन क्या ऐड किया, नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन ईसीओ। मतलब जैसे पोर्टर हुआ या कोई भी लोकल डिलीवरी वाला ईसीओ को सर्विस दे रहा है, समझ लो पोर्टर को कोई लोकल डिलीवरी वाला सर्विस दे रहा है, स्विगी को कोई लोकल डिलीवरी वाला सर्विस दे रहा है, अमेजोन को कोई लोकल डिलीवरी वाला सर्विस दे रहा है, जो ईसीओ को सर्विस दे रहा है, तो लोकल डिलीवरी वाला जो ईसीओ को सर्विस देगा और बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और ये जो है, मैं आपने आरसीबीसीओ देखा होगा, तो ईसीओ में लोकल डिलीवरी सर्विसेज, ओके, ईसीओ को या तो वो 9(5) में ईसीओ पे लायबिलिटी रखी हुई है, तो वो अमेंडमेंट जरूर देखना, ईसीओ पे लायबिलिटी रखी है। और दूसरा, लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू एन ईसीओ। और अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ, यानी आपने कोई लोकल डिलीवरी पोर्टर से बुक की, मतलब घर से फ्रेंड के घर तक, ओके, पोर्टर से बुक की, तो वो भी सर्विस एग्जाम नहीं रहेगी, वो टैक्सेबल होगी। तो लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ईसीओ, अगर ईसीओ प्रोवाइड कर रहा है या कोई लोकल डिलीवरी वाला ईसीओ के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल होगा। डिटेल डिस्कशन एग्जाम्पशन में जरूर देख लेना। उसके बाद में, ओके, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन है, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में, और उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज का प्रीमियम एग्जाम कर दिया है, अगर वो इंडिविजुअल का होगा या उसके फैमिली का होगा, ग्रुप का नहीं होना चाहिए। ओके, यानी लाइफ इंश्योरेंस किसी इंडिविजुअल या उसकी फैमिली का बनाया जा रहा है तो उसको एग्जाम्प्ट है। अगर ग्रुप इंश्योरेंस निकाला जा रहा है तो लाइफ इंश्योरेंस को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। सेम सिमिलर लाइन पे हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कोई इंडिविजुअल या उसके फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस निकालता है तो उस पर जीएसटी नहीं। बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन अगर कोई ग्रुप, एम्प्लॉय ग्रुप का इंश्योरेंस निकालता है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो केस में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। तो ये था रिगार्डिंग टू, ओके, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम्पशन। तो इतनी अमेंडमेंट हुई बेटा, ये अच्छे से मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अमेंडमेंट प्लीज 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 देख के जाना, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हमारा एग्जाम्शन का रिवीजन। डन 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 डन। और दोस्तों, ये एग्जाम्शन का रिवीजन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और यहाँ अगर आपको इस एग्जाम में पास होना है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि यस, ओके, इस बार 80 पार। थैंक यू सो मच।